हिंदुस्तान उस दौर से गुजर रहा है जहां पर सच और सिनेमा के बीच की लकीर जो है वो इतनी धुंधली हो गई है कि कई बार आंखों देखे पर भी सवाल उठता है कि जो देख रहे हैं वो सच है या सिनेमा, और सिनेमा है तो इतना असर क्यों है, और असर है तो क्या यह सच से जुड़ा हुआ है। यह चर्चा हिंदुस्तान में फिर एक बार है क्योंकि एक पिक्चर आई है धुरंधर। पिछली बार कराची से चली थी, इस बार आई है इलाहाबाद में, जैसे हम प्रयागराज कहते हैं। अब हिंदुस्तान में लोग कहते हैं कि भैया दिल्ली की कुर्सी का रास्ता जो है वो लखनऊ से गुजरता है। इस पिक्चर में बताया गया कि लखनऊ कुर्सी का रास्ता जो है वो इलाहाबाद से होकर गुजर रहा था। तो हमने कहा कि इलाहाबाद की समझ जिसको सबसे ज्यादा है और जिसने पिछली बार कायदे से हमको इलाहाबाद समझाया था उन्हीं को पकड़ लेते हैं। मनोज राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शुभंकर भाई। आपकी किताब, नई किताब आई है कसाई बाड़ा। हाँ। कसाई बाड़ा की कहानी अपने आप में अद्भुत है। पिछली किताब एक तो आपकी बड़ी जबरदस्त चली, बिल्कुल, हमारे पॉडकास्ट के बाद हमने सुना कि और चल गई। हाँ, और अभी धुरंधर के आने के बाद वर्ल्ड यूनिवर्स में वो 300-400 वर्ल्ड यूनिवर्स में, बुक के वर्ल्ड यूनिवर्स में 300 नंबर पे आ गई है। कसारी मसारी फिर से आ गई। इंडियन रेटिंग में तो फिर ऊपर आ गई है, फिर वो नंबर 1 हो गई। वो तो अलग बात है, धुरंधर 2 आने के 2 दिन बाद से। हाँ। लेकिन हाँ, वो किताब फिर ऊपर आ गई। और कसारी मसारी ने तो मुझे लगता है कि जैसे अतीक की बुआ बना दिया है, नानी बना दिया है कि अतीक के बारे में अगर बताना है तो मुझे ही बताना है। तो इस तरीके से कसारी मसारी बस भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है कसारी मसारी में। अब ये नई किताब आई है कसाई बाड़ा। मतलब अतीक अहमद मरते मरते आपको राजा बना गए। अतीक अहमद मरते मरते मुझे, हालांकि किताब पहले भी लिख चुका था, लेकिन मरते मरते मुझे ये बता गए कि तुमने अगर कुछ लिखने के लिए जर्नलिज्म छोड़ा था तो वो जाया नहीं गया। वो जाया नहीं गया। उसने मुझे एक मैजिक कारपेट दे दी। उस किताब ने पंख मेरे दे दिए जो मुझे पूरा देश विदेश सब घुमा रही है। और हर जगह मैं स्टोरी टेलिंग के जो शोज करने जाता हूं उसमें सबसे बड़ी बात 2 लोगों की होती है, एक योगी आदित्यनाथ और एक अतीक अहमद। वो अतीक अहमद को सुनना चाहते हैं, उसकी ब्रूटैलिटी, उसका जो कसाईपन है, उसकी जो दरिंदगी है वो सुनना चाहते हैं। कैसा था अतीक, कैसे मारा गया। तो मैं इनको जाके बताता हूं कि अरे ये अतीक अहमद के जो यजीद था, जो रावण था, बात सिर्फ उतने की नहीं है, ये बात इस बात की भी है कि आखिर में अतीक अहमद मारा कैसे गया। तो 52 दिन की कहानी उठाई, उमेश पाल का मर्डर, और उसके बाद 52 दिन, और 52वें दिन अतीक का मर्डर। तो हम अतीक से शुरू करते हैं, फिर हम कसाई हाँ, बाड़ा पे जाएंगे। बिल्कुल। एक पिक्चर आई धुरंधर, आपने देखी धुरंधर? धुरंधर देख ली, पहले दिन पहला शो। हाँ, अब धुरंधर में अतीक अहमद को दर्शाया गया है। धुरंधर जो पहली बार आई थी वो कराची की थी, लेकिन अब जब कराची से धुरंधर इलाहाबाद पहुंची तो हर आदमी के मन में सवाल यह था कि भैया अतीक इतना बड़ा आदमी थे, हम जानते थे कि बाहुबली हैं, अपराधी हैं, लेकिन आतंकवादी थे। आपने कहीं से मास कॉम किया होगा? हमने नहीं किया, लेकिन हमने उसका पढ़ाई लिखाई सारी मीडिया की है। मीडिया की, इंजीनियरिंग की है। हाँ। इंटर्न हुए होंगे। हाँ। फिर डेस्क पे आए होंगे, फिर एंकर हुए होंगे, और आज पॉडकास्ट कर रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट को, मतलब पॉडकास्टर शुभांकर को चॉप करके किनारे कर देते हैं। तो जब पीछे की हिस्ट्री में जाएंगे तो ये पाएंगे कि आज तक में एंकर थे, जी में थे, उसके पहले इंजीनियरिंग करी, TV9 में थे, TV9 ये सब बहुत चैनल में थे। ये करते रहे। तो हिस्ट्री आपकी चलती जाएगी ना पीछे, और जब बहुत रूट में घुसती जाएगी तो गोंडा मिलेगी जाके। अतीक अहमद अगर ISI का एजेंट था, अतीक अहमद अगर लश्कर तैयबा से संबंध रिश्ते रखता था, अतीक अहमद अगर फेक करेंसी जो क्वेटा और पेशावर में छप रही थी अगर उसका धंधा करता था और हथियार मंगाता था, तो लेट 60s का पैदा हुआ है। 77 में उसने पहला मर्डर कसारी मसारी में किया है। उसके बाद 4 से 5 बार का विधायक रहा है, 1 बार का सांसद रहा है, 1 वोट उसने जाकर जेल से जाकर यूपीए गवर्नमेंट को दिया है और मनमोहन सिंह की सरकार बचाई है। उस अतीक ने 2017 में भी समाजवादी पार्टी, यानी शिवपाल, समाजवादी पार्टी के शिवपाल ने, तब टिकट डिफ्लेक्शन चल रहा था फैमिली में, तब फिर टिकट हासिल किया था। उस अतीक के बारे में यह सवाल कि वो ISI का एजेंट था या उसके लश्कर तैयबा संबंध थे, या हथियार थे, या नकली नोट था, ये एक फिल्म आने के बाद ही क्यों उठ रहा है? क्या इसके पहले किसी एंकर को नहीं पता था? किसी रिपोर्टर को नहीं पता था? क्या किसी IB के रडार पे ही नहीं आया वो? क्या किसी
रॉ के नोटिस में ही नहीं आया। मैं एक छोटा सा किस्सा बता दूं क्या जी। शहाबुद्दीन हुआ करते थे। शहाबुद्दीन के खिलाफ उस वक्त के एक डीजीपी हुआ करते थे बिहार के, जिनका नाम था डीपी ओझा। डीपी ओझा ने एक रिपोर्ट तैयार की शहाबुद्दीन के खिलाफ, जिसमें बताया गया कि वो आईएसआई से संपर्क में है, वो पाकिस्तान से संपर्क में है और हथियार वगैरह वहां से मंगाता है। राबड़ी देवी की गवर्नमेंट थी। व्हेन आई से राबड़ी देवी देन लालू, व्हेन आई से लालू देन कांग्रेस। राबड़ी देवी ने वो रिपोर्ट ट्रैश कर दी, कूड़ेदान में फेंक दी, ऐसी तैसी में गई वो रिपोर्ट, और साहब डीपी ओझा साहब डीजीपी पद से हटा दिए गए। ऐसा हमने शहाबुद्दीन के जीवन पर जब जीवनी की थी अपने यूट्यूब पर, तो उसमें हमने विस्तार से बताया। क्या बात है, क्या बात है। तो वो जो डीजीपी ने एक रिपोर्ट लिखी थी और एक मुख्यमंत्री ने उसको ट्रैश कर दिया था, अतीक के लिए किसी सिपाही ने भी ऐसी रिपोर्ट नहीं लिखी। किसी धूमनगंज थाने, किसी चकिया ने, किसी पुलिस ने, किसी एसटीएफ ने, किसी आईबी ने, किसी रॉ ने भी नहीं लिखी। जिस दिन अतीक ने धूमनगंज थाने में जब उमेश पाल के मर्डर का वेपन रिकवर कराया है कसारी मसारी के खंडहर से, और उसी की रात उसकी हत्या हुई है, उससे पहले जो धूमनगंज में उसने जो बयान दिया है पूछताछ में, तब उसने बताया कि हाँ मैं आईएसआई, जैसा बयान बताता है कि हाँ आईएसआई से हमारे संपर्क है, लश्कर तैयबा से हैं, हथियार भी है, नकली नोट तो फिर भी नहीं है उस रिपोर्ट में, नकली नोट तो फिर भी नहीं है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या अतीक, जिसके ऊपर 250 मुकदमे हैं, जिसने 50 की हत्या की होगी, जिसने एक सिटिंग विधायक राजू पाल को 5 किलोमीटर दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी थी, जिसने अपने टाउनशिप की डिजाइन को ठीक करने के लिए मदरसे की जमीन कब्जा करनी चाहिए, और जब नहीं दी मदरसे ने, तो वहां की 12-14 साल की बच्चियों के साथ उसके गैंग ने गैंगरेप किए, वो अतीक जिसने अपनी ही रिश्ते में लगने वाली बहन अलकमा का ऑनर किलिंग कराई थी, क्योंकि एक ब्राह्मण, एक पंडित ड्राइवर के साथ भाग गई थी। वही अतीक जिसने मदरसा में मुसलमान को नहीं छोड़ा, वैसे हिंदुओं को नहीं छोड़ा। उस अतीक के बारे में कभी किसी को यह पता ही नहीं चला, जिसने चांद बाबा की छाती में रखकर गोली मारी थी अपने ही गुरु को, उसके बारे में कभी पता नहीं चला कि वो आईएसआई था। अगर उसने पूछताछ में 2023 में वो बयान न दिया होता, तो साहब अगर हम पाकिस्तान रोज एक फोन मिलाएंगे ना, तो हम निर्दोष भले हो लेकिन रडार पे होंगे, व्हाई ही इज कॉलिंग क्रॉस बॉर्डर। तो इन सब चीजों को देखते हुए हाँ अतीक ने कहा, लेकिन इस फिल्म के आने के बाद ये चर्चा क्यों है, अभी तक क्यों नहीं पता चली? किसी योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट के किसी पुलिस अफसर ने यह बात क्यों नहीं बताई कि हमने जिसको अतीक से लोगों की फटती थी। हमने वो किस्सा सुना है कि 10-11 जज साहब थे, अतीक का केस गया, 10 जज ने मना कर दिया, 11वें ने आके जमानत दे दी। तो जिस आदमी से लोगों की इतनी फटती हो, इतना डर, खौफ, दहशत उसकी लेकर हो, क्या वहां पर मतलब ये फर्जी खबर है? क्योंकि एफआईआर में है, चार्जशीट में, प्रूफ नहीं हुआ, ये हम भी जान रहे हैं। मेरी प्रशांत कुमार जी से बात हो रही थी, हमारे जो डीजीपी साहब हैं, जिनको भी धुरंधर में दिखाया गया। वो बेचारे हमसे कहे कि हमसे परमिशन नहीं लिया गया, लेकिन उनका रोल दिखाया गया है कैसे। कुमार साहब यूपी में सफाई कर रहे हैं, तो वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि एफआईआर में तो है, चार्जशीट में तो था कि अतीक अहमद का कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से है, लेकिन क्या यह आरोप था क्योंकि अतीक को निपटाना था, या यह वास्तविकता के नजदीक था? आपके ही सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं कि 1975-76 से क्राइम करने वाला अतीक 5 बार विधानसभा पहुंचा, 1 बार संसद पहुंचा। उसके बाद 2023 में उमेश पाल के मर्डर के बाद जब मारा गया, तभी वो बयान उसका क्यों आया? अरे भाई, मैंने आपसे जो पूछा ना मासकॉम, क्यों पूछा? कह रहे तब पता लग गया ना चाहिए कि वहां से मासकॉम किया था, वहां से इंजीनियरिंग की थी, वहां से तो कोई हिस्ट्री नहीं मिलती। चलिए, क्या कोई डीपी ओझा उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं हुआ? क्या किसी पुलिस की रिपोर्ट में अतीक आईएसआई का एजेंट है, लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ, यह बात नहीं आनी चाहिए थी क्या? और क्या उसने इकबालिया बयान दे दिया पूछताछ में, बस तभी हमको मालूम पड़ा? और उस पर भी बातचीत तब हो रही है जब फिल्म में 3 सीन दिखा दिए गए अतीक के। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं था, लेकिन आया क्यों नहीं, ट्रेस क्यों नहीं हुआ, पकड़ा क्यों नहीं गया, रडार पे क्यों नहीं आया? मैं असली बात यह कर रहा हूं। और बात, मान लीजिए आपने कहा कि अतीक से लोगों की क्या, हाँ, लोग कांपते थे, पुलिस उसकी जेब में थी। हाँ बिल्कुल थी। वो थाने में फोन मिला के कहता था, ए थानेदार,
जाओ कसारी मसारी के जंगल में हमन और जग्गा की लाशें पड़ी हैं, चलो उठा लो जाके उसको और भेजो पोस्टमार्टम पे। वो अतीक था ना। 13 दिन 13 महीने 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार है। 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगर माना कि कांग्रेस ने उसका वोट लिया था, अगर माना कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को समर्थन दे रही थी, ये सब मानने के बाद भी क्या ये 2 गवर्नमेंट, 3 गवर्नमेंट, 4 गवर्नमेंट, 5 गवर्नमेंट जो भारतीय जनता पार्टी की थी, क्योंकि इंटेलिजेंस और रॉ तो सेंट्रल एजेंसी है, उनको भी नहीं समझ में आया। मतलब आपका बात सुन के फिर मेरे मन में और दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है कि क्या अतीक अपराधी था लेकिन आतंकवादी नहीं था? आतंकवादी का लेबल बाद में चिपका दिया गया। हाँ, क्योंकि वो उसने उसी दिन बयान दिया है जिस दिन उमेश पाल के वेपन रिकवर कराए हैं, उसी दिन का बयान है। उसके पहले ना आतंकवाद था, ना आईएसआई था, ना लश्कर ए तैयबा था, ना नकली नोट थे, ना हथियारों की सप्लाई थी। उसने बताया, अशरफ का बयान है कि ड्रोन से हमको हथियार आए थे और हम लेने गए थे, बताया उसने। मेरा सवाल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसने बयान में नहीं कहा, मेरा सवाल, पाकिस्तान से संबंध रखना, सूडान से संबंध रखना, सीरिया से संबंध रखना, हमास से संबंध रखना, हिजबुल से संबंध रखना, ये तो हो ही नहीं सकता कि एजेंसी के रडार से बच जाए। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर बंगाल तक एक टुच्चा सा स्लीपर सेल भी स्कैन में होता है। और अतीक अहमद तो खून के अंदर ऊपर खद्दर पहने हुए था। वो खद्दर सोनीलाल पटेल ने भी पहनाई, वो खद्दर समाजवादी पार्टी ने भी पहनाई, वो उसकी बीवी को मेयर का टिकट देके मायावती ने भी पहनाई। और सोनीलाल पटेल कौन? अनुप्रिया पटेल के पिता। तो मतलब अतीक को आतंकवादी का लेबल इससे लगा दिया गया, या लगाना आसान था क्योंकि वो मुसलमान था और अपराधी था अंतिम समय में, आखिरी वक्त में, कि जब वो कमजोर हो गया, मुसलमान था, अपराधी था, बड़ा अपराधी था, जो मुसलमान भी था, इसलिए उसका पाकिस्तान कनेक्शन दिखाना, जोड़ना आसान हो गया। और एक चीज, लेकिन एंगेजमेंट फार्मिंग एक चीज होती है, एक एंगेजमेंट फार्मिंग होती है। अतीक जैसे, आप तो इतने समय से, और मेरे ख्याल से आप उस समय स्टूडियो में थे। हाँ, मैंने ही वो खबर पहली बार पढ़ी थी। पढ़ी। वैसा विजुअल देखा कभी? नहीं देखा। दोनों भाई हथकड़ी में, 3 लड़के मीडिया के भेष में, रिपोर्टर के भेष में, और जिगैना से गोली मार रहे हैं, 9.5 लाख की जिगैना से गोली मार रहे हैं, ऑटोमेटिक। पुलिस के हाथ होल्स्टर तक नहीं जा रहे हैं। वो पुलिस उत्तर प्रदेश की जो अब तक 3600 से ज्यादा हाफ एनकाउंटर कर चुकी है। हाफ एनकाउंटर इसलिए कह रहा हूं, होल्स्टर में हाथ डालते, पैर में ही गोली मार देते, नहीं मारी। पकड़ा भी कब? जो पीछे से पकड़ने वाला दृश्य आप देखते हैं, पकड़ा भी कब? जब उन्होंने सरेंडर कर दिया अपनी पिस्टल फेंक के, जय श्री राम, जय श्री राम। ये सीन समझिए पूरा। अतीक का अपना टेक्सचर समझिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज में, साफा पहने, लुंगी पहने, बंडी पहने, बोलने का अलग तरीका, ये मूंछें, एक सेंटेंस में 4 गाली, और ऐसा मर्डर, 4-5 बार का विधायक, 1 बार का सांसद। ये जब सब कुछ सामने आता है ना, तो एक कैरेक्टर सामने आता है कि यार ये बड़ी चर्चा में है। एब्सोल्यूट सिनेमा। उससे एंगेजमेंट फार्मिंग के 3 सीन अतीक के रख दिए गए, वो भी अतीफ के नाम से। वजह, आप शुरू में जाइए तो आपको प्रोडक्शन हाउस के, डिस्ट्रीब्यूटर्स के, मेकर्स के लोगो देखने के बाद मीडिया पार्टनर, ओटीटी पार्टनर, सैटेलाइट पार्टनर, देन लगभग 80 सेकंड का एक डिस्क्लेमर है। इस कहानी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इसके सारे पात्र काल्पनिक हैं और दर्शकों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। यानी आप नॉन फिक्शन स्टोरी, फिक्शनल स्टोरी दिखा रहे हो, बीच में आप नॉन फिक्शन भी इस्तेमाल कर रहे हो। यहां पर रोकता हूं आपको, मैं इसको सीधा कोट करता हूं। मैं धुरंधर पिक्चर मैंने भी देखी, आपने भी देखी, कई लोगों ने देखी। आपने अतीक अहमद पर किताब भी लिखी है। अब धुरंधर पिक्चर के शुरू में डिस्क्लेमर है कि ये फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन जब आप अंदर देखते हैं तो आपको हर वक्त एक असली घटना के इर्द गिर्द कहानी चलती नजर आती है, जिसमें क्रिएटिव लिबर्टी भी ली गई है कि कई लोग पहले मर गए थे, उनको लंबा खींच दिया गया है, उसको क्रिएटिव लिबर्टी, सिनेमेटिक आप एक कह लिए कि एक्सटेंशन ले लिया। बिल्कुल। लेकिन अतीक अहमद वाला जो किस्सा है, या धुरंधर फिल्म जो है, आपको लगता है कि ये रियलिटी के आसपास है? हिस्ट्री से थोड़े सबक लेने चाहिए, क्योंकि पल भर को वही मैंने कहा कि सिनेमा और रियलिटी में लकीर बड़ी धुंधली हो गई है। बिल्कुल हो गई है। दाऊद को लेकर खबर आती है कि जहर दिया गया था, बीच में ऐसी खबरें हमने पढ़ी। कई सारे अननोन लोगों ने मारा पाकिस्तान में गैंगस्टर्स को, कई सारे और भी खबरें जो उसमें दिखाई गई है, सब है भी, लेकिन फिर फिक्शनल भी है। धुरंधर देखने के बाद एक पत्रकार के तौर पर, एक राइटर के तौर पर जिसने अतीक अहमद के ऊपर किताब लिखी, आप उस पिक्चर को फिक्शनल मानते हैं, रियलिटी के करीब मानते हैं,
इंस्पिरेशन लेने वाली है या खाली मजा लेके छोड़ देने वाली है? आप किस टीम का करते हैं? LSG क्रिकेट टीम जो है, बहुत सारी टीम। हाँ, जो तो इस देश का सबसे बड़ा बुखार क्या है? क्रिकेट। हाँ, ठीक है। क्रिकेट में भी 104 वाला बुखार कौन सा है? जब भारत और पाकिस्तान खेल रहे होते हैं, ये थ्रस्ट है। अब आइए पाकिस्तान, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। वो पाकिस्तान हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रस्ट है। सरवर अली, क्या नाम है उसका, अशरफ अली, पाकिस्तान के छत पर के सर पर तरपाल तब आई थी जब 70 करोड़ हमने दिए थे, ताली। तो पाकिस्तान जिसकी टीम को भी हम लगभग जंग की तरह मार देना चाहते हैं, क्रिकेट टीम को भी। हाँ, वो मतलब उनको गरियाने वो मजा है क्रिकेट, गरियाने में मजा है। तो पाकिस्तान के बाद दाऊद इब्राहिम, हर आदमी जानना चाहता है क्या हुआ दाऊद का। वैसे ही जैसे ओसामा बिन लादेन मार तो दिया गया यार, समुद्र में फेंका गया कि अभी जिंदा है, थ्योरी है, देखना चाहता है आदमी। तो दो चीजें हो गई, पाकिस्तान हो गया, दाऊद इब्राहिम हो गया, हमने जाके मारा, हमारे एजेंट ने मारा। और तीसरी चीज हो गई दिल्ली यूपी टेरिटरी। दिल्ली यूपी टेरिटरी बॉलीवुड में जिसने जीत ली उसकी फिल्म जीत गई। वो दिल्ली यूपी टेरिटरी में सबसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इस समय कौन था? अतीक अहमद। फिर वही बात है, उसका फिगर, उसका डायलेक्ट, उसका वेशभूषा, उसका मर्डर का सीन, उन सब को देखते हुए एक शानदार एंगेजमेंट फॉर्मिंग। बहुत शानदार पिक्चर है, ये मैं पहले कह रहा हूं, बहुत शानदार पिक्चर है। उसमें 80 सेकंड का डिस्क्लेमर आपको हर चीज से बरी कर देता है। लेकिन अगर कहीं आ रहा है, उसने उस सच्ची स्टोरी को फिक्शनल कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी जब उसमें आते हैं तो वो नॉन फिक्शनल हो जाती है। अतीक का मसला आता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ मिट्टी में मिला देंगे इस माफिया को। कहां चले गए, गायब हो गए योगी आदित्यनाथ। यहां भी पॉलिटिक्स हो गई है योगी आदित्यनाथ के साथ, यहां भी पॉलिटिक्स हो गई है। वो वैसे भी पीएम फेस बनते जा रहा है, उनके संग यूं भी पॉलिटिक्स चल रही है। यहां भी पॉलिटिक्स हो गई कि योगी आदित्यनाथ को बाहर करो, अजीत डोभाल आएंगे, सान्याल साहब आएंगे और किसी प्रशांत कुमार यानी कुमार साहब से कहेंगे कि ये अतीक है, ये आतिफ है, ये नकली नोट 60,000 करोड़ आने वाला है। गजब सवाल दिया आपने हमको। सारा मजा इकट्ठा है इसमें। पूरे फलों की एक शानदार थाली लगी हुई है, एक शानदार टोकरी बनी हुई है। क्या धुरंधर पिक्चर में, हाँ बहुत हाँ बुलंद सवाल है ये। हाँ। क्या धुरंधर पिक्चर में योगी आदित्यनाथ के साथ खेला किया गया है? क्योंकि प्रधानमंत्री को रियल दिखाया गया है, डोभाल साहब का महिमा मंडन किया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी भी आ सकते थे, हाँ, मिट्टी में मिला दूंगा, मरा तभी है। हाँ, जिसका क्रेडिट यूपी में कई लोग योगी जी को देते हैं अतीक के जाने का। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन वहां प्रशांत जी आ गए। ठीक है। क्या योगी जी का जो पॉलिटिक्स हम सुनते हैं, सेंट्रल वर्सेस यूपी का, हाँ, अमित शाह वर्सेस योगी का, बिल्कुल वो पिक्चर में भी है। 100% है, 100% है। योगी आदित्यनाथ तो कभी चॉइस ही नहीं थे, मनोज सिन्हा को दे दिया गया था। हाँ, हमको याद हो, गए थे पूजा बनारस में मत्था टेका है। हाँ। अचानक योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। 2.5 साल योगी वन गवर्नमेंट शानदार चल रही है। अरे अभी भी रोज चलता है केशव जी आज सीएम बन जाए, केशव जी, और केशव जी का पीआर टीम बहुत तगड़ा है। वही बता रहा हूं, 2.5 साल तक योगी वन गवर्नमेंट शांति से चलती रही। उसके बाद हाफ एनकाउंटर, अतीक वतीक वाला मसला, बहुत सारे मुस्लिम माफिया गुंडों का एनकाउंटर हुआ, सब कुछ हुआ, बुलडोज हुई, गैंगस्टर बदला, बटोगे तो कटोगे टाइप का मसला चल रहा था वहां पे, और लोग ताली बजा रहे थे। ताली बजाते बजाते अचानक योगी आदित्यनाथ नेक्स्ट टू मोदी हो गए। पूरे देश में घूमने लगे। बंगाल भी जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ ललकार के आएंगे, गुजरात भी जाएंगे तो ललकार के आएंगे। हर चुनाव में योगी आदित्यनाथ ललकार रहे हैं। बात समझिएगा, लेट मी कंप्लीट। उस योगी आदित्यनाथ का जब चेहरा पीएम के तौर पर आया, एक चीज फिर समझा देता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी सॉफ्ट लीडरशिप, अडवाणी हार्डलाइनर। जब मोदी आए गुजरात के गोधरा वाली छवि को लेकर, आडवाणी सॉफ्ट मोदी हार्ड। आज की तारीख में मोदी सॉफ्ट योगी हार्डलाइनर। तभी देख लीजिए कि आज मोदी सॉफ्ट, अमित शाह योगी हार्डलाइनर, ठीक है, अमित शाह योगी हार्डलाइनर। अब यहां पर किसको दिक्कत हो रही है? अपने इसीलिए नाम ले लिया मैंने। हाँ, मैं ले लेता हूं नाम, उसमें कोई बात ही नहीं है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत एक आदमी की नेचुरल चॉइस है, जो बुरे दिनों में साथ रहा, कच्चे पक्के में साथ रहा, ऊंच नीच में साथ रहा, जो 370 का चेहरा बनता है कश्मीर में,
जो किसी भी मुद्दे का चेहरा बनता है संसद के अंदर, उस अमित शाह को यह खलने लगा कि अरे यार, तब योगी वन गवर्नमेंट के आधा कार्यकाल गुजरने के बाद जब बुलडोजर उठा, जब एनकाउंटर्स हुए, तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ 100-125 भाजपा विधायक विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने लगे। हरीश द्विवेदी जैसा सांसद अपने ही बस्ती इलाके में धरने पर बैठ गया, अपने ही कमिश्नर और डीएम के खिलाफ। हालत खराब करते चले गए तमाम खरवार, और न जाने कितने लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। ब्राह्मणों ने बैठक कर डाली, सब कुछ योगी को डिस्टर्ब हो गया। योगी आदित्यनाथ को एक भी स्थायी डीजीपी नहीं बनाने दिया गया उत्तर प्रदेश में। उनके मन का नहीं, स्थायी नहीं बने, अस्थायी डीजीपी। वो अवनीश अवस्थी को मुख्य सचिव बनाना चाहते थे, लेकिन रिटायरमेंट वाले दिन एक्सटेंशन देके दुर्गा शंकर मिश्रा को उत्तर प्रदेश भेज दिया जाता है, और दुर्गा शंकर मिश्रा को 2 बार एक्सटेंशन देके मुख्य सचिव बने रहे, काम ही नहीं करने दे रहे। अपने कोटे के मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, AK शर्मा, जयंत और बहुत सारे हैं, नितिन अग्रवाल, न जाने कितने, सब अपने कोटे के सारे दे डाले उनको। मसला कहां से बिगड़ा? जब AK शर्मा, जो ब्लू आइड बॉय थे नरेंद्र मोदी के, गुजरात के IAS थे, उनको भेजा गया योगी वन गवर्नमेंट में कि इनको डिप्टी CM बनाना है और गृह विभाग देना है। योगी आदित्यनाथ ने मना कर दिया। वहां से योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें शुरू होती हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहां थे? आखिरकार क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? अगर वही 63 सीटें पिछले चुनाव के बराबर आ गई होती, तो मोदी के एक बगल में चंद्रबाबू नायडू और दूसरे बगल में नीतीश कुमार की बैसाखी नहीं होती। इसी यूपी में गड़बड़ हुआ सर। यूपी में ही तो गड़बड़ हुआ। मैं यूपी की गड़बड़ी को शुभांकर भाई इसलिए बड़ा कहता हूं कि यूपी ही भारतीय जनता पार्टी का इंडक्शन प्रोविंस है। वहीं से बाबरी, वहीं से राम मंदिर, वहीं से बीजेपी का उदय। और हालत यह कि आप अयोध्या भी हार गए, यूपी भी हार गए, और एक अखिलेश यादव पैदा हो गया। क्यों? जहां पे संगठन की सरकार भी होती है, वहां हम 100 गुना पावर पे होते हैं। और भगवा तो भाजपा का कलर है, वहां तो स्वयं भगवा वस्त्रधारी गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी हैं, फिर भी ये हालत हो गई। उसमें एक थ्योरी आई थी कि दिल्ली कुछ बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने सजेशन दिए थे इन लोगों को चुनाव लड़ाया जाए, उनमें से अधिकतर लोग चुनाव हार गए। दिल्ली ने तय किया था कि यूपी में टिकट बंटवारे को लेकर जिसमें नाराजगी थी योगी आदित्यनाथ से। ये सच है? हाँ बिल्कुल सच। वो किसकी हार थी यूपी में? योगी जी की हार थी या दिल्ली वालों की हार? दिल्ली वालों की हार थी। ये दिल्ली वालों को पता लग गया? दिल्ली वालों की हार थी, तभी तो हर 6 महीने में योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी एक काम किया है। तुम कहते रहो कि UGC, तुम कहते रहो कि जातिगत जनगणना, यानी अब हमको पिछड़ों और दलित की राजनीति में आना है, वरना आना मुश्किल हो जाएगा 2024 की जो सरकार आई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहां बदलते हैं? उनका बुलडोजर तो रहीम नगर पर चलेगा और पंत नगर पर रुक जाएगा। तुमने बना दो अपने कोटे के मंत्री, वो तो चलाएगा तो एक IAS ना, एक ब्यूरोक्रेट। तो जो फाइलों का भंडार गड्ढा बढ़ता जाएगा, वो फाइल उड़ेगी तो तभी जब ब्यूरोक्रेट उसमें चिड़िया बैठा लेगा। चिड़िया ही नहीं बैठा देंगे तो काम ही नहीं होने देंगे तुम्हारे। जाओ बने रहो मंत्री। कोई मंत्री कुछ काम नहीं कर पा रहा है, और दिल्ली दरबार इस बात को देखता है, जब कहते हैं होने नहीं दे रहे, काम नहीं होने दे रहे, काम नहीं होने दे रहे, वो भी देख रहा है कितने रो रहे हैं और कितने धो रहे हैं। उस योगी आदित्यनाथ की दिल्ली और यूपी की जो लड़ाई चल रही है अमित शाह से, सेंट्रल बनाम यूपी जो चल रहा है, उसको इस फिल्म में भी नहीं दिखाया गया। यही वजह है कि उसमें योगी आदित्यनाथ नहीं थे, अतीक था। अतीक का मर्डर की स्टाइल, ये सब कुछ दिखाया गया, योगी आदित्यनाथ नहीं दिखाया गया। डोभाल साहब को श्रेय चला गया पूरा उसका। क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह सच में एक राइवलरी है या विरोधियों के द्वारा इसको पुप अप किया जाता है कि थोड़ा नीचा दिखाया जाए, छेड़ा जाए, रोका जाए? क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह बीजेपी के मजबूत स्तंभ है। अमित शाह से बेहतर प्रशासक बीजेपी को नहीं मिला। जो फैसले उनके दौर में बीजेपी की अगर आइडियोलॉजी का सोचे, वो किसी और ने नहीं कराए। और योगी से बड़ा चेहरा मुझे नहीं लगता कि यूपी में बीजेपी के पास कोई रहा। कल्याण जी एक जमाने में रहे, लेकिन वो आधी अधूरी सरकारें थी, पूर्ण सरकारें नहीं थी। तो मैं उस पूर्ण सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से योगी आदित्यनाथ को लार्जर देन लाइफ बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा मान रहा हूं। तो बीजेपी जो ना योगी के बिना पूर्ण है, ना अमित शाह के बिना, और दोनों पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है। क्या इंडिविजुअल चॉइसेस चलते हुए एक दूसरे को छोटा करने के लिए बीजेपी को छोटा कर रहे हैं? आपने पूछा कि क्या वास्तव में इसमें सच्चाई है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच कोई झंझट है? हाँ है। तो कहां मंत्रियों के काम हो रहे हैं,
कहाँ योगी के मन का टिकट दिया जा रहा है, कहाँ स्थायी डीजीपी आ रहा है, कहाँ मुख्य सचिव अपने मन का बनने दिया जा रहा है। दोनों तरफ से चल तो रही है। वो पिछड़ा दलित की राजनीति अब करना चाहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का ताजा बयान है, उर्दू बोलने वाले कठमुल्ले होते हैं, बाबरी अब कहीं नहीं बनने देंगे, बटोगे तो कटोगे। उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स वही चल रहा है। वो ध्रुवीकरण, वो हिंदुत्ववाद, वो भगवा, वो उसको लेकर चल रहे हैं। उनको इससे मतलब नहीं। देखिए, गौर करिए सर, नरेंद्र मोदी को, योगी को मैनेज करने के लिए लखनऊ आना पड़ता है और उनके कंधे पर वो हाथ रखते हैं, फोटो सेशन होता है और ये बताया जाता है कि बिटवीन योगी एंड मोदी, बिटवीन यूपी एंड दिल्ली, सब चंगा से, ऑल इज वेल। ये फोटो सेशन कराना पड़ता है। लेकिन आपने एक बात कही कि क्या ये विपक्षी उड़ाते हैं? विपक्ष में तो राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव बहुत कुछ कहते रहते हैं। उनके उड़ाने से क्या होता है? उनके उड़ाने से कुछ नहीं होता है। विपक्ष को भूल जाइए। ये जो पक्ष है ना, इसके भीतर विपक्ष बैठा हुआ है। इस पक्ष में ही विपक्ष है। एक पक्ष चाहता है कि दिल्ली की चले और जो उसका विपक्ष है वो चाहता है कि योगी की चले। योगी हठधर्मी भी है, योगी है ना, वो अपने ही तरीके से चल रहे हैं, उनका अपना ही तरीका है और उन्होंने भी इस चैलेंज को स्वीकार कर रखा है। तो ये पक्ष के अंदर बैठा जो विपक्ष है वही सारी चीजें करा रहा है, वही ये 2027 में चुनाव है। हाँ है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी लड़ेगी, क्योंकि मैं हर 6 महीने खबर पढ़ता हूं कि अब की भैया केशव जी बना दिए गए मुख्यमंत्री, अब की केशव मौर्य को दे दिया गया, अब की केशव मौर्य की अगुवाई में। केशव मौर्य जी अमित शाह के करीबी हैं, जो प्रत्यक्ष तौर पर एक पत्रकार या एक जनता होने के नाते यूपी के मुझे नजर आता है। योगी जी अगुवाई में लड़ेंगे। आज तक 2 गवर्नमेंट आ चुकी है। क्या कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह घोषणा हुई कि मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ है और हम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं? 2 चुनाव तो हो गए। योगी आदित्यनाथ को मतलब वो तो नहीं बनाया गया, सीएम का चेहरा बना के तो चुनाव नहीं लड़ा गया। पिछला वाला तो योगी जी के नाम पे नाम पर था। मैं भाजपा की घोषणा की बात कर रहा हूं। पहला वाला तो चलिए उनको मिल गया था आरएसएस के थ्रू से। दूसरा चुनाव भी नहीं बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा लाने के लिए। आप केशव मौर्य से कभी पूछ लीजिएगा, वो कहेंगे, आप पूछेंगे क्या अगला चुनाव भी योगी, अब तीसरी बार क्या ये अगला चुनाव योगी पार्टी तय करेगी? नहीं, पार्टी नहीं तरेगी, पार्टी लड़ेगी। हाँ, पार्टी लड़ेगी। चेहरा मोदी जी का होगा, चेहरा मोदी जी का होगा। योगी का नाम नहीं लेंगे। भाई बनता है, केशव मौर्य का बनता है। केशव मौर्य उस समय अध्यक्ष थे, अरसे बाद थंपिंग मेजॉरिटी से भाजपा की सरकार आई, उनको मुख्यमंत्री बनना था, नहीं बने। किसको कसक नहीं होगी? हर किसी को कसक होगी। पंचम तल, तब केवल एनेक्सी हुआ करता था, पंचम तल पे कमरे बने। उस कमरे में जो योगी आदित्यनाथ का कमरा था, यानी माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री का कमरा था, उस कमरे में जाकर केशव मौर्य गए। उस कमरे को लेके झंझट हुआ, कुर्सी खींचातानी हुई है। भाई किसके मन में कसक नहीं हो गया? क्या केशव मौर्य ने कम मेहनत की थी? क्या केशव मौर्य ने मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था? पार्टी ने क्या किया एक अलग बात है। केशव मौर्य के मन में तो आ सकता है ना, मनोज राजन त्रिपाठी के मन में आ सकता है कि वो सलीम जावेद बन सकता है। मैं राइटर हूं, मैं सोचूंगा हाँ मैं सलीम जावेद जैसा बन जाऊंगा तब ना, लेकिन महत्वाकांक्षा तो मेरी है ना, सपना तो मेरा है ना। यही वजह है कि वही केशव मौर्य हमेशा कहते हैं सरकार से बड़ा संगठन है। योगी आदित्यनाथ सदन के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए, लेकिन केशव मौर्य कहते हैं भगवान श्री शंकराचार्य जी से मेरा प्रणाम है, मैं उनके चरण छू के कहता हूं कि जाएं और स्नान करें संगम में। बट एक प्रैक्टिकल भी अगर देखा जाए, आप यू में लाइक योगी, यू में डिसलाइक योगी, डोंट यू थिंक कि योगी आदित्यनाथ भी धुरंधर जैसे ही हैं कि आप पिक्चर देखने जा रहे हो, चाहे गरियाने के लिए चाहे तारीफ करने के लिए। योगी आदित्यनाथ से बड़ा चेहरा बीजेपी के पास आज नहीं है, जो शायद प्रधानमंत्री मोदी के बाद देश में सबसे ज्यादा जिनकी डिमांड है, अगर मैं बीजेपी सपोर्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। बिल्कुल। जो शायद प्रैक्टिकली केशव मौर्य जी के पास, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि उनके पास कास्ट वोट अपना बहुत ज्यादा है, ठीक है, उन्होंने पार्टी के लिए अच्छा काम किया। 2017 के चुनाव में उनके लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया, या अमित शाह जी जिन्होंने बीजेपी के सारे कोर इश्यूज को सॉल्व कर दिया और बीजेपी के सबसे बड़े स्तंभ हैं जिनके बारे में कहता है। बट पॉपुलैरिटी वाइज योगी आदित्यनाथ इज फार मोर पॉपुलर। ये आपको लगता है? बिल्कुल लगता है, क्योंकि मैं देश भर में ट्रैवल करता हूं या मैं सोशल मीडिया जो पढ़ता हूं, मुझे ये लगता है। मैं जितनी भी जगह पूरे देश से लेकर दुबई या जहां भी गया हूं,
मैंने जितने भी स्टोरी टेलिंग के शो किए तो आयोजक इस बात के लिए जरूर फोन करता है कि सर हम 15 मिनट आपसे योगी आदित्यनाथ के बारे में जरूर बात करेंगे, यानी उस पर बात होनी चाहिए। चाहे मैं कलकत्ता गया हूं, पंजाब गया हूं, महाराष्ट्र गया हूं, गुजरात गया हूं, कश्मीर गया हूं, कहीं भी गया हूं, हर जगह योगी आदित्यनाथ पे 10 मिनट 15 मिनट सबको बात करनी है। मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ से बड़ा पॉपुलर चेहरा नहीं है, लेकिन गौर करिए यही भारतीय जनता पार्टी अब योगी आदित्यनाथ के पैरेलल एक चेहरा तैयार कर रही है। कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। बट वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। ओके नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन इन कंपैरिजन कम है। मैं भी देख रहा हूं कि कहीं सरकार गिरानी है तो वो असम जा रहे हैं। अब असम में गेस्ट हाउस में बुलाया जाता है, सारे फैसले असम से होते हैं। हाँ। हेमंता इज अगेन अ वेरी पॉपुलर मास लीडर इन नॉर्थ ईस्ट। मैंने उनका जलवा नॉर्थ ईस्ट में, असम में, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी देखा था कि सर्वानंद सोनोवाल की गाड़ी में 4 गाड़ी निकलती थी और शर्मा निकलते थे, लोग कहते थे असली सीएम ये है, 20 गाड़ी निकल रही है। जलवा उनका देखा है मैंने। बट अगेन यूपी 80 लोकसभा सीटें। मैं आपसे कह रहा हूं एक चेहरा विद इन पार्टी तैयार किया जा रहा है जवाब देने के लिए। किसको? योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ इज मोर पॉपुलर। आपने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा नॉर्थ ईस्ट के नेता है। मुझे बताइए नरेंद्र मोदी कहां के नेता थे? गुजरात के थे ना। बट ही वाज पॉपुलर इन इंडिया ना। पर पॉपुलर इन इंडिया जब राजनाथ सिंह ने उनको प्रधानमंत्री पद का कर दिया। हाँ पॉपुलर थे, 2010-11 से पॉपुलर थे, पर फिर भी योगी आदित्यनाथ के बराबर नहीं थे। हाँ, फिर भी योगी आदित्यनाथ के बराबर नहीं थे, लेकिन उनको गुजरात से उत्तर प्रदेश आना पड़ा और बनारस को चुनना पड़ा। ठीक है, अब वहां से हैं वो, अब वो उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि है। ओके। जैसे मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। 2011 या 12 की बात है। मैं गोंडा में था और मेरे घर के बगल में एक नाई की दुकान है। नाई की दुकान ऑफकोर्स मोमडन की है। तो अब वो कौन से मुसलमान है पता नहीं, क्योंकि पहले तो मुझे सारे मुसलमान एक ही लगते थे, बाद में शिया सुन्नी और उनके डिस्क्रिमिनेशन दिखाई पड़ा। पसमंदा उसमें बीजेपी वाले कुछ रहे, तो मुझे नाम उसके नाम को नहीं पता मुझे, लेकिन मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं। तो मैं नाई की दुकान पे गया। 2011 या 10 की बात है ये। उस वक्त पॉलिटिकल चर्चाएं बहुत तेज हो गई थी देश में। हम सब बड़ी पॉलिटिकल बातें करते थे। 2010 के बाद से 14 तक हमने खूब देश में सबने पॉलिटिक्स की बातें की। बिल्कुल। तो नाउ की दुकान ये होती है जहां पर आप अखबार पढ़ते हैं, टीवी पे न्यूज देखते हैं छोटे शहरों में, और आप बैठ के गप लड़ाते हैं। 4 लोग, मायावती, अखिलेश, मुलायम, लालू, यही चलता था वहां। बिल्कुल चलता था। तो उसमें उसने हमसे कहा कि भैया क्या नाम है, गुजरात में बहुत काम हुआ है। हाँ। और गुजरात वाले ही अगर पीएम बन जाएंगे तो मजा आ जाएगा। हाँ। तो मैंने कहा तुमको कैसे पता ससुर? कहने भैया हम सुने हैं। हाँ। तो हमको ये समझ में आ गया। अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, जब प्रशांत किशोर के इंटरव्यूज देखता हूं, कि हमने 2009 से ही एक मार्केटिंग कैंपेन स्लोली ग्रेजुअली शुरू कर दिया था। ठीक बात है। एक दिमाग पे फीड करना। ठीक बात है। और वो फीड असर कर गया था। बिल्कुल। एक मुस्लिम लड़के ने मुझसे कहा कि नरेंद्र मोदी को वो देखना चाहता है प्रधानमंत्री के तौर पर। क्यों? उसका लॉजिक था कि भैया गुजरात में बहुत काम हुआ है। ये गुजरात मॉडल हमारे दिमाग में डाल दिया गया था। एंड देन ही वाज होल हार्टली वेलकम। और जब वो आखिरी बार जीते थे गुजरात में, तो वहीं से कैंपेन दिया गया कि अब अगली बार दिल्ली, और फिर वो पूरा दिख गया जो मुझे आज योगी आदित्यनाथ में दिखता है। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर मैं 2019 दिवाली में गया था, तो योगी जी की टीम ने हमें बुलाया था कि आप आइए दिवाली कवर करने के लिए। तो मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैं वहां गया तो एक तो सारे टीवी चैनल्स गए थे जो नेचुरल दिवाली कवरेज करते हैं। बिल्कुल। एक कवरेज जो थी वो थी स्पेशली पत्रकारों को बुलाने की, जिसमें पत्रकारों को योगी आदित्यनाथ जी की टीम ने बुलाया था। हमारे रहने का, हमारी गाड़ी का, सबका इंतजाम किया गया था। फिर हमें योगी जी से मिलवाया भी गया। 2019 की बात कर रहा हूं। उस वक्त मैं TV9 में काम करता था और मुझे भेजा गया। और आई रियलाइज कि केरल का भी पत्रकार आया था, तमिलनाडु का पत्रकार भी आया था, कई ऐसी भाषाओं के पत्रकार आए थे जिनको हिंदी बोलना नहीं आ रहा था। और जब ऐसे इवेंट्स में पत्रकार आते हैं तो उनको एक ही टारगेट होता है कि आप आइए, आप कवरेज कीजिए, आपको सारी चीजों का एक्सेस ज्यादा दिया जाएगा उन पत्रकारों के मुकाबले जो भीड़ में खड़े होकर केवल बाइट ले रहे हैं। ठीक बात है। आपको मिलाया जाएगा और फिर जब आप लौट कर जाते हैं तो आप अपने अपने क्षेत्र में जहां भी आप काम करते हैं वहां पर एक आर्टिकल, अखबार लिखेंगे। एंड आई रियलाइज कि जो बात मैं मोदी जी को लेकर सोच रहा था 2010-11 में, वैसी ही कैंपेनिंग की तैयारियां योगी जी की टीम कर रही है। हाँ। और मुझे उस वक्त योगी जी की टीम और मोदी जी की टीम में डिफरेंस भी दिख गया था। हाँ, ठीक बात है। क्योंकि बातें जो हो रही थी, बहुत सारी ऐसी बातें होती जो सुनकर मैं शॉक था। हाँ। कि अरे देयर इज नो ट्रस्ट। बट आई रियलाइज कि इनकी टीम लंबा प्लान कर रही है। हाँ। कि केरल में भी जो बंदा बैठा होगा उसके दिमाग में भी योगी आदित्यनाथ डाल दिया गया है। हाँ, बिल्कुल। उन आर्टिकल्स के जरिए। बिल्कुल। तो फिर ये घूम टहल के कहानी है ये कि क्या ये स्मार्ट प्लानिंग, ओवर पॉपुलैरिटी उन बाकी लोगों पर भारी नहीं पड़ रही है? बिल्कुल पड़ रही है। बात इस बात की है कि भला योगी आदित्यनाथ की टीम ज्यादा बड़ी है या नरेंद्र मोदी की टीम ज्यादा बड़ी है। नो डाउट
नरेंद्र मोदी की टीम ज्यादा बड़ी है। क्या अमित शाह की टीम छोटी है या योगी आदित्यनाथ की टीम बड़ी है? एक्चुअली सही बात 24 कैरेट 100% अमित शाह की टीम बड़ी है। ये नरेंद्र मोदी हर बात पर अमित शाह को ही फेस बना के रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बात कर रहा हूं, जनता की डिमांड आ गई थी मोदी को लेकर। ठीक, आपने एक किस्सा सुना है, मैं छोटा सा बताता हूं। एक महिला जो कपड़े बेचती है हजरतगंज के जनपद वाले हिस्से, लवलेन, हाँ, वहां वो बैठती थी। मैंने कहा कौन बनेगा प्रधानमंत्री? उसने कहा मोती जी, मोदी नहीं, मोती जी। एक घटना। दूसरा, आजमगढ़ में मेरा एक स्ट्रिंगर था, उसका नाम था आशुतोष। उसने किसी मुस्लिम लड़की से शादी की थी और जब शादी हो गई तो दोनों परिवार आपस में कोई संबंध नहीं रखते। लगभग 5-6 साल बाद दोनों परिवारों में मिलन हुआ, नाना नानी इकट्ठा हुए। तो उन्होंने, लड़की का नाम मैं भूल गया, बिटिया जो थी तो 3-4 साल की हो चुकी थी। बोले अब पहली बार नाना नानी से मिल रही थी तो बोले बेटा डांस करके दिखाओ। अब सामने नाना नानी मुस्लिम है, दादा दादी जो है वो हिंदू है। वो बच्ची ड्राइंग रूम की टेबल पे खड़ी हुई और जिस गाने पर डांस कर रही थी वो गाना था अच्छे दिन आने वाले हैं मोदी जी आने वाले। वो नाना नानी फिर चले गए। वहां से एक बात समझ में आ गई थी कि मोदी इज कमिंग बैक। कमिंग बैक नहीं, एक्चुअली मोदी इज कमिंग लाइक अ सुनामी। ये बात बिल्कुल सच हो गई थी। आशुतोष जी काफी सीनियर पत्रकार हैं। उस दौरान वो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, बनारस में थे। मैं भी 1-1.5 महीने के लिए बनारस में था। उन्होंने मुझसे पूछा कि अरविंद केजरीवाल का चुनाव कैसा जा रहा है। मैंने कहा हार रहे हैं। बोले कितने हजार से? मैंने कहा 1000, कई लाख से हारने वाले हैं। उस वक्त किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने वो मौका देख लिया था। असाइनमेंट की जब कॉन होती थी ब्यूरोज को, तो जब मैं उसमें ज्वाइन करता था तो मुझसे पूछते थे कितनी सीटें आ रही हैं यूपी में। मैंने शायद 72 या 73 बताई होंगी। उन लोगों ने जोड़ के दिल्ली से बताया कि 11 सीटों से 12वीं नहीं आ रही है। ये मीडिया का एक ट्रेंड सेट था। वही हाल, अब ये बाहर की बात, अंदर पे आ जाइए। अंदर पार्टी नहीं चाह रही है कि योगी आदित्यनाथ को फेस बनाया जाए। जैसे मोदी के बाद शिवराज चौहान का भी नाम बड़ी तेजी से चला था, लेकिन शिवराज चौहान को आखिरकार किनारे लगा दिया गया। खेत दे दिए गए, किसान दे दिए गए, जो तो वो खाओ, ठीक है, ये करो। योगी आदित्यनाथ हर 6 महीने में दिल्ली बुलाए जा रहे हैं। एक मरमरिंग है कि इस बार भी चुनाव होगा, जैसा भी होगा शायद मुख्यमंत्री ना बनाया जाए इनको, लेकिन ये हमेशा चलता रहता है। तो अगर ये एडमेंट हो जाए कि हमको अमित शाह को ही बनाना है, तो फिर योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाएगा। और अगर राजनाथ सिंह की मजबूरी के तहत अध्यक्ष होते हुए मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाना पड़ा, तो फिर योगी आदित्यनाथ को कोई रोक नहीं सकता। फर्क छोटा सा सिर्फ इतना है शुभांकर भाई, जो आपने धुरंधर फिल्म से जोड़ के देखा था, वो फिल्म जब दिखती है तो पाकिस्तान के नाम पर कहीं ना कहीं वो फिल्म हिंदुओं को सिंपैथाइज करती है, खासकर क्योंकि अब 14 साल, बहुत सालों का मौका हो चुका है। अब मैको और मुबीन अलग हो चुके हैं हिंदुस्तान में, मैको और मुबीन अलग हो चुके हैं। वो जो ग्रेंजर क्रिएट हो रहा है, उस ग्रेंजर को देखते हुए अब चुनाव पिछड़ों और दलित पे होना है। 100% लिख के रख लीजिए, अब हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं होने जा रहा है। उस कास्ट पॉलिटिक्स पर को योगी आदित्यनाथ कितने अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, इस पर मुझे थोड़ा शक है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो कोटरी है, योगी आदित्यनाथ की जो ब्यूरोक्रेसी है, योगी आदित्यनाथ के जो मंत्री विधायक ये सब है उस सरकार के, वो खुद ही कहते हैं कि ठाकुरवादी सरकार है। तो अगड़ों की एक जात की मोहर लगी हुई है उस सरकार पर। वो बाकी जिनमें ब्राह्मण भी नाराज होते हैं, कभी कुर्मी नाराज होते हैं, कभी लोध नाराज होते हैं, सब अलग अलग बैठकें कर रहे हैं अपनी। उस कास्ट पॉलिटिक्स को योगी कैसे संभालेंगे, इस पर एक सवाल है। अगर ये फिर चुनाव हिंदू मुस्लिम पे हुआ तो योगी आदित्यनाथ से बेटर कोई लीडर नहीं है, लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स पे हुआ तो योगी आदित्यनाथ यहां पे इनको राइटिंग के 4 नंबर कम मिलेंगे। ओके, डू यू थिंक अखिलेश यादव वापसी कर सकते हैं इस चुनाव में, 27 वाले? अखिलेश यादव ने इतना तो कर दिया कि 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने अपने पिता से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर दिया और किनारे कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। अयोध्या भी हरा दी, और अयोध्या जिताया किसको?
अवधेश को, अवधेश मतलब जो भगवान राम का नाम है अवधेश, अवधेश प्रसाद जी, तो उसको एम्बलम बना लिया, साथ में बैठाते हैं, चिढ़ाते हैं भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, अगर पॉलिटिक्स दलित और पिछड़े की है तो आप गौर करिए, धीमे से बीजेपी ने एक बार फिर सीटी बजा दी है और मायावती को हल्का सा ऊपर खड़ा कर दिया है। अब तक मायावती 2 रैली कर चुकी है, मायावती बयानबाजी करने लगी है, मायावती ने ब्राह्मणों को अपनी तरफ बुलाने की फिर कोशिश शुरू कर दी है। बट 2024 की अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, 2024 में एक बड़ी थ्योरी जो मेरा अपना एनालिसिस था, जिस वजह से बीजेपी की हार भी हुई, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तो रहा ही होगा, एक संविधान वाला ही बड़ा फैक्टर था। वो लल्लू सिंह ने जो कहा ना, अब की बार 400 पार और संविधान बदल देंगे, हाँ, वो जो आरक्षण का मसला बटा, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और शायद थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होना, हाँ, कि हम अयोध्या कैसे हारेंगे। बट क्या 27 चुनाव जो हम जा रहे हैं, आपको सेम सिनेरियो दिख रहे हैं, वही गुस्सा, वो संविधान वाली बातें? आप प्लानिंग देख लीजिए, आप प्लानिंग समझ लीजिए। एजेंडे में नहीं था जातिगत जनगणना, कौन लाया? बीजेपी। एजेंडे में नहीं था बेवजह यूजीसी एक बार फिर लाया गया, अलग तरीके से पिछड़ों को उसमें रख के और अगड़ों को मान लिया फॉर ग्रांटेड है। ठीक है, क्यों ला रहे हैं? सेंट्रल अगर दूर का देख रही है, मोदी विजनरी है, दूर का देख रहे हैं, अमित शाह विजनरी है, दूर का देख रहे हैं, ये क्यों छेड़ा जा रहा है? जो मूंगफली थी जब तक टूटी नहीं थी, हिंदुत्व थी, जब इसको तोड़ा गया तो 3 दाने निकले, दलित, पिछड़ा, अगड़ा। क्यों छेड़ा जा रहा है इसको? दे नोन। बदायूं से बीएल वर्मा बनने वाले थे अध्यक्ष प्रदेश के उत्तर प्रदेश में, जो लोध है, लेकिन कल्याण सिंह के बेटे और उनकी फैमिली ने विरोध कर दिया इस बात का कि अगर ये करेंगे तो लोध हम साथ नहीं रखेंगे। लोधों की बैठक भी हुई अलग से, लिहाजा माना गया कि लोध फिर भी कम है, लेकिन कुर्मी यादव के बाद नंबर 2 की जात है, जिसका सबसे ज्यादा वोट 7% करीबन यादव है, 6% कुर्मी है। लिहाजा पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया 2 वजहों से। एक, पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ की पटती नहीं है, दोनों गोरखपुर से हैं। दूसरी बात, पिछड़ों की राजनीति करनी है, लिहाजा पंकज चौधरी को बना देते हैं, ये सबको समेट लेंगे। लेकिन मसला चाहे सनातन का हो, अविमुक्तेश्वरानंद का हो, ब्राह्मणों की मीटिंग का हो, आप देखिए लगातार ये जो तबका है पूरा, ये फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है और मान के चल रहा है जाएगा कहां, ये जाएंगे कहां, हमारे पास वोट देंगे आके। इसको देखते हुए मुझे एक चीज समझ में आती है कि पार्टी के अंदर दिल्ली वर्सेस यूपी जो चल रहा है वो, ब्राह्मण, लोध, पिछड़ा, दलित की जो राजनीति चल रही है वो, ये सारी वो जो कलह है, एक नॉन डिसाइसिव सा मसला चल रहा है कि कट्टरवाद पे काम करना है, ध्रुवीकरण पे काम करना है, या जातिगत आधार पे काम करना है, ये सारे सोने की तश्तरी में चांदी जैसे मुद्दे सजा के पक्ष ने खुद ही रख दिए हैं, पक्ष के अंदर विपक्ष ने खुद ही रख दिए हैं। अगर अखिलेश यादव ने पीडीए को इंटैक्ट कर लिया, मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, ये मैं पहले बता दूं आपको। किसी मायावती, किसी ओवैसी, किसी के पास नहीं जाना, अखिलेश यादव को ही जाएगा मुसलमान का वोट, यादव भी अखिलेश यादव को जाएगा। अब इस पार्टी की आपस की कलह, उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े की राजनीति का शुरू हो जाना, अगर इसने एक पुश और मार दिया तो अखिलेश यादव गेन कर सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास खोने को है। पिछले 2 चुनाव में हार चुके हैं, कुछ नहीं है। 2024 का जो प्रदर्शन है वो विराट कोहली बहुत दिनों बाद फॉर्म में आया है। अब उस विराट कोहली पर नजर है कि क्या आपकी ईडन गार्डन में भी सेंचुरी मारेगा। तो माहौल, वहां की पिच, वहां की विंड, ये समझ में आ रही है कि लगता है विराट कोहली पिच पर खड़ा हो सकता है। अखिलेश यादव के सपनों के बीच में योगी आदित्यनाथ ज्यादा बड़े फैक्टर होंगे या बहन कुमारी मायावती? हाँ, अगर वोटों की ऐसी बात करें तो मायावती, आज मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि इस बार इस चुनाव में सबसे बड़ी वोट कटवा पार्टी अगर कोई होगी तो बहुजन समाज पार्टी होगी, और उसका नुकसान अखिलेश यादव को ही होगा, क्योंकि यही वोट तो सरक के जाएगा। जो बीजेपी से नाराज होगा वो थोड़ा बहुत इनको जाएगा, थोड़ा बहुत बसपा को जाएगा, लेकिन नुकसान बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी के नंबर बहुत है, वो नंबर कम में जाएंगे, कम में जा सकते हैं। इसलिए मायावती वाला जो मसला है वो बीच में ना आए, इसकी कोशिश। मायावती जी कमबैक नहीं होगा? कमबैक मतलब कमबैक बहुत मुश्किल है, कमबैक बहुत नंबर, विधानसभा में भी 10, 20, 50 सीट भी नहीं पा सकती। अब उनके पास अपना जो जाटो वोट है, हाँ, वो भी काफी कुछ सरक चुका है। दलित वोट की तो बात ही छोड़ दी है, जाटो वोट भी सरक चुका है। हाँ,
आज भी जब मायावती रैली बुलाती है तो विदाउट एनी सिस्टम, अब तो सरकार भी नहीं है, सिस्टम भी नहीं है, बाहर भी है, उसको देखते हुए लगता है कि ये रैली बिना ग्रॉस रूट संगठन के इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा कर रही है। मायावती का कमबैक थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मतलब 20-25 सीट भी नहीं आ सकती है, 20-22-50 सीटें, 25 सीटें आ सकती है, लेकिन ये 20-22-50 सीटें जो होंगी सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का करेंगी तो कटेगी बीजेपी से, लेकिन अखिलेश के खाते में सीट कन्वर्जन करने में अगर ये मदद नहीं, रोड़ा बनती है तो नुकसान अखिलेश का हो जाएगा कि बनाते 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 बना तो एक थोड़ी सी कसर रह जाएगी। जैसे पिछला जो चुनाव हुआ है, पिछला वाला चुनाव, उस चुनाव में तो बहुत सारे IAS IPS जाके अखिलेश यादव को बुके दे आए थे कि सरकार आ रही है आपकी, क्योंकि सेंट्रल भी अंदर उनकी जो कलह थी 22 में, जो पिछला 22 वाला चुनाव, उसमें यह कलह थी कि सीटें कम आ जाएं तो हम ये कहने लायक हो जाएंगे कि आइए योगी जी आप सेंट्रल में आ जाइए। सीटें कम नहीं आई, तो ये एक लफड़ा जो आपस में चल रहा है, इसका लाभ अखिलेश यादव को मिल सकता है। दलित और पिछड़े की जो पॉलिटिक्स शुरू हो गई है विद इन बीजेपी भी, उसका भी फायदा अखिलेश यादव को हो सकता है, और इसको लेकर मैं कह सकता हूं कि अखिलेश यादव गेन कर सकते हैं। योगी जी किस्मत भी धनी है ना, अब तक अगर पूरा देखो करियर, भाई मुख्यमंत्री नहीं बनना था, बन गए। वही मतलब एकाएक आए, पहली बार में सांसद बन गए, फिर अपनी टीम बना ली, और मतलब लंबे समय, मेरे ख्याल से 20-25 साल सांसद रहे। फिर जब बीजेपी से नाराज हुए 2004 में तो वहां सीटें थोड़ी कम हो गई। हाँ, हिंदू युवावानी के दम पर वो सारी चीजें करते थे। फिर राइज हुआ, बड़े हुए, हाँ। 22 में कम करने की कोशिश की, वहां रहा, 24 में सेंट्रल ने बढ़ाया तो फिर सीट घुस गई तो उनकी वैल्यू थोड़ी बढ़ गई। बिल्कुल। 27 की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई एक्चुअली। बिल्कुल। देखिए है क्या, अग्निपथ देखी आपने? हाँ। ऋतिक रोशन वाली मान लीजिए ज्यादा, क्योंकि उसमें एक रऊफ लाला भी है। तो ऋतिक को लड़ना मारना था कांचा चीना को, लेकिन रऊफ लाला का जूता चाहिए था उसको, तो उसके जूते में पैर डालता है तब ताकत उसके पास आती है, वरना तो 99 का सांप काट लेगा, आप नीचे चले आएंगे सांप सीढ़ी में। उस लिहाज से जो ताकत चाहिए वो अमित शाह के पास है, वो ताकत योगी जी के पास नहीं है। मैं विद इन पार्टी की बात कर रहा हूं, योगी, मोदी, अमित शाह, इनके बीच की बात कर रहा हूं। इसको लेकर कहीं योगी आदित्यनाथ कमजोर दिखते हैं मुझे, बट वो बंदा है रॉकी भाई, KGF वाला, जो अपना साम्राज्य खुद खड़ा करेगा, खुद सारी कोल्लार गोल्ड फील्ड में जाके कब्जा करेगा, और ये स्टाइल उस आदमी के अंदर है। तभी देख लीजिए वो जिद में खड़े रहते हैं। जिद में तो अमित शाह भी रहते हैं, जिद में अमित शाह का भी अपना स्वैग है, एक स्टाइल है अमित शाह का, बिल्कुल स्वैग। यू मे लाइक हिम, यू मे डिसलाइक हिम, बट ही हैज हिज ओन पर्सनालिटी एंड ओन स्टाइल। बट और मेरे को तो उनके इंटरव्यूज इतने मजे आते हैं कि हो गया भैया। बट एक मैसेज तो दो, अमित शाह मोदी में जो सबसे कमाल का डिफरेंस मुझे लगता है, मोदी जी कभी भी सामने नहीं डांटते। हाँ, मैंने जितना भी उनके लोगों से जाना सुना उनके बारे में, वो सामने कभी रूड नहीं होते हैं। वो अपनी टीम में भी आंखें दिखा देते होंगे शायद रूड होने के लिए, लेकिन सामने वो आपके बारे में जानते हैं, हर एक चीज जानकारी लेते हैं, बहुत पोलाइट रहते हैं। अमित शाह सामने भी ब्लंट है। हाँ, आपके सामने भी वो वही बात कह देंगे जो शायद लोग बंद दरवाजों के पीछे कहते हो, इंटरव्यूज में वो बात कह देंगे। उनको जो मैसेज देना होगा वो अपनी इमेज को लेकर सोचते नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग ज्यादा ब्रूटल होते हैं, ऐसे लोग ज्यादा स्ट्रेट होते हैं। और मुझे अभी भी याद है, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, देश के जाने माने जर्नलिस्ट हैं। 2019 में मैं उनके साथ बैठा था और 19 के चुनाव खत्म हो रहे थे। वो राजनाथ जी के बहुत करीबी हैं और देश के वरिष्ठ पत्रकारों में से हैं। ठीक बात। तो हम लोग बैठे थे और मुझे बहुत मानते थे वो। तो उन्होंने कहा, यार देखो ये फोन आया है, शायद किसी का फोन आ रहा था, राजनाथ जी किसी का उनको आ रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि गृह मंत्री बनेंगे। मैंने कहा नहीं सर, गृह मंत्री अमित शाह बनेंगे। तो मैं तो बिल्कुल नया बच्चा, 3-4 साल का मेरा करियर था। वो मुझे सम्मान में बिठाते थे कि बच्चे जैसा मेरा मिठाई उठाई खाता रहेगा। तो मैंने उनसे कहा अमित शाह बनेंगे गृह मंत्री। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम क्या जानते हो, राजनाथ जी ऐसा थोड़ी ना हट जाएंगे। मैंने कहा सर मैं राजनाथ जी को नहीं जानता हूं, लेकिन अमित शाह के ऊपर 1-2 जो विरले किताबें छपी हैं मैंने उसको पढ़ा है। मैंने गुजरात में उनका कार्यकाल पढ़ा है, और जितना मैंने पढ़ा है मुझे यह समझ में आ गया है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो नाम के पीछे भागते हैं, इमेज के पीछे भागते हैं, जो चाहते हैं कि उनके बारे में अच्छी बातें हों, और एक व्यक्ति होता है जिसे किंग से ज्यादा किंग मेकर बनना पसंद होता है, जिसे ताकत बड़ी पसंद होती है।
तो मुझे लगता है अमित शाह जी को ताकत होल्ड करना पसंद है। वो गुजरात में भी गृह मंत्री थे, स्टेट चलाया था उन्होंने, और 5 साल यहां अपने आपको प्रूव किया सेंट्रल में। अब जब वो बाकायदा उस प्रक्रिया से आ रहे हैं जहां पे उन्हें मंत्री बनना है, सो मुझे लगता है सिर्फ एक पद है जो उस पर उनकी निगाहें होंगी, और वो है गृह मंत्रालय। अब तो मुझे नहीं पता राजनाथ जी क्या बनेंगे, लेकिन मुझे यह पता है कि वो अगर मेरा सिक्स सेंस सही है तो अमित शाह गृह मंत्री बनेंगे। बिल्कुल, एंड एग्जैक्टली इट हैपेंड। उसकी वजह थी सीए लाना था, वो सारी चीजें लानी थी। ये अमित शाह के बस का था, ये अमित शाह के बस का था, ये राजनाथ सिंह के बस का नहीं था। आप जिन पत्रकार की बात कर रहे थे तो मैं उनको वरिष्ठ सब कुछ सुनता जा रहा था, लेकिन जैसे ही आपने मिठाई इन्वॉल्व की उसमें मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हाँ। लेकिन जैसे ही आपने मिठाई इन्वॉल्व की, तुरंत वो बिल्कुल फ्रेम में आ गए कि मिठाई कौन कहाँ से होगी। तो वो बिल्कुल ठीक आपने उसका आकलन किया। हाँ, मतलब वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हाँ, ठीक है, वो काफी सप्ताह गलियारों मुड़ते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि मैं एक जनता के तौर पर सोचा था, मैंने अमित शाह की कहानियां पढ़ी थी, सारी कहानियां, किस्से। मैंने उनका वो किस्सा पढ़ा था कि जब वो बनारस में घूम रहे थे, गुजरात से जब निष्कासन था उनका, घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो सब कुछ हमारे फेवर में है। फिर कैसे संगठन बनाया, फिर कैसे लोगों को बुलाया, जीतना चाहते तो बाहरी लोगों को लाना पड़ेगा। सो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत ज्यादा था, और वो ब्लंटनेस इंटरव्यूज में आती है। तो ये बहुत सारी चीजें जब मैं जोड़कर मेरा अपना सिक्स सेंस जब मैं डेवलप करा था, तो ऐसा होता। बिल्कुल सही है। अगर आप योगी आदित्यनाथ को भी कभी वॉच करें तो जैसे वो बाइट दे रहे थे और डिंगी लाइट कमजोर पड़ गई, क्या तो उनका क्या करते हो यार, उनका एनआई के पत्रकार को जब उन्होंने उनका जो असली अंदर का आदमी है वो तुरंत रिएक्ट करके, हाँ वही। उन अफसरानों से पूछिए, उन सलाहकारों से पूछिए, उस मंत्रियों से पूछिए, उन विधायकों से पूछिए कि जब योगी आदित्यनाथ के पास वो जाते हैं और कोई फालतू की बात करते हैं तो वो एनआई वाले हो जाते हैं। बट क्या एक शासक को ऐसा होना चाहिए, इतना रूथलेस, खासतौर पर यूपी जैसे स्टेट में जहां पर इतना बवाल है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ को एक बात जो यूपी में कई लोग मानते हैं, मैं मतलब योगी जी के प्रशंसक के तौर पर नहीं साउंड करना चाहता, योगी जी को लेकर 2 इमेज यूपी में बहुत वायरल है, क्योंकि मैं खुद यूपी से आता हूं। एक ठाकुरवाद का आरोप, बिल्कुल, कि साल के 4 साल वो ठाकुरवाद पर उनको आरोप लगता है, 1 साल होता है हिंदुत्ववादी हो गया। बिल्कुल, एक ये बहुत कॉमन परसेप्शन है। बिल्कुल, और ये पोस्टिंग को लेकर अक्सर आरोप लगता है, जो विपक्ष भी लगाता है और एक कॉमन इंसान के माइंडसेट में भी डाल दिया गया साइकोलॉजिकली। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरा इंसान ये भी कहता है कि जब से वो आए हैं कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। बिल्कुल हुई है। आपको अब डर कम लगता है, अपराधी डरता है, पुलिस प्रशासन का इकबाल जो है थोड़ा बुलंद हुआ है, और उस कानून व्यवस्था ने उनको बहुत फायदा दिया है। बिल्कुल, इवन जो उनको नहीं पसंद करते हैं, बिल्कुल, ये बिल्कुल सच, चाहे वो मुसलमान हो या किसी जात के हो, वो ये कहते हैं कि नहीं भैया, योगी के शासन में ऐसा अच्छा हुआ है। ये पहले मायावती में भी था। हाँ, बिल्कुल था, मायावती के टाइम में, मायावती का तेवर, बट वहां पर थोड़ा SC ST वाला शायद थोड़ा ज्यादा हो गया था। सेकंड टर्म में नहीं, जब ब्राह्मण साथ में था तब ये टर्म नहीं था, तब मायावती प्रशासन पे थी। उन्होंने शेखर तिवारी को नहीं छोड़ा, जिसने इंजीनियर की हत्या कर दी थी चंदा वसूली में। मित्र सेन द लीजेंड, उसके बेटे को नहीं छोड़ा जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री था। एक दलित लड़की से इश्क फरमाया, फिर उसकी हत्या हो गई, उम्र कैद हुई, अब तो खैर छूट गए। मायावती ने पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी को नहीं छोड़ा। 28 अपने वो मंत्री थे जिनकी लोकायुक्त की जांच थी, उन मंत्रियों को नहीं छोड़ा। 150 IPS PPS को नहीं छोड़ा जो पुलिस भर्ती में घोटाला करते पाए गए थे, उनको नहीं छोड़ा। 112 टिकट अपने बदल दिए। सब कुछ बड़ी सख्ती थी, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा जबरदस्त था, विकास भी जबरदस्त था। फिर मायावती फिर गायब कैसे हो गई? NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, 2 CMO को डे लाइट मारा गया। हमारे गोंडा में भी शायद हुआ थे कुछ। 6 और लोग अलग अलग संदिग्ध परिस्थितियों में मरे पाए गए। एक डिप्टी CMO को जेल में 12 जगह से काट के मारा गया, जिसको CBI ने कहा कि वो आत्महत्या है। लेकिन अभी उनकी पत्नी ने फिर कह दिया कि आत्महत्या कैसे हो सकती, 12 जगह से आर्टरी काट के फिर वो अपनी बेल्ट निकाल के कमोड पे बैठ के पीछे ऐसे फांसी लगा ली उन्होंने। उस NRHM ने मायावती के आसपास की केवल ब्यूरोक्रेसी का सुनना, बाकी पे कान लगा लेना, 150 IPS PPS को अपना दुश्मन बना लेना, 112 टिकटें काट देना, 28 मंत्रियों की ऐसी तैसी कर देना। लेकिन NRHM में 10,000 करोड़ की बंदर बाट और घोटाले के लिए ये सब कुछ हुआ। और मायावती की सरकार वैसे ही जाती रही जैसे मुलायम सिंह की सरकार जब काम कर रही थी, तो मुलायम सिंह के चला चली की बेला पे निठारी हुआ, मेरठ का कविता कांड हुआ, और मदरसा कांड अतीक वाला इलाहाबाद में हुआ। और तब अमिताभ बच्चन का एक ऐड चलता था,
उत्तर प्रदेश में है दम क्योंकि जुर्म यहां है कम। लोग कहते थे ये जुर्म कम हो रहा है यहां पे। तब गई सरकार मुलायम सिंह की, मायावती एनआरएचएम में निपट गई और अखिलेश यादव पर भारी पड़ा एक मुजफ्फरनगर का दंगा, एक दूसरा सबसे बड़ा कारण जो उनकी फैमिली का डिफ्लेक्शन हुआ, वो जो सब अलग हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिए गए, फैमिली में तोड़फोड़ हो गई एन चुनाव के जो दौरान, अपने बाप का नहीं हुआ, एन चुनाव के समय उनके संग। ये तो अखिलेश जी ने हमारे पॉडकास्ट में कहा था कि अगर पिताजी साथ देते तो शायद परिस्थितियां अलग हो जाती। हाँ बिल्कुल, उनके जाने के बाद मैं कहना नहीं चाहता। हाँ बिल्कुल, वो शानदार काम कर रहे थे, वो आदमी विजनरी था, इसमें कोई डर नहीं। तो मैंने उनसे पूछा अखिलेश जी से, मैंने कहा कि पहली बार हमारे जमाने में लैपटॉप मिला था, मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और कोरोना तब तक नहीं आया था। हाँ बिल्कुल सही है। वो फ्रीबीज, मतलब अरविंद केजरीवाल ने उस फ्रीबीज का मजाक उड़ाया था। हाँ मजाक उड़ाया था कि जनता पैसा लेके जनता को दे रहे। बाद में अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे फ्रीबीज दिए, बट पहली बार 2012 में जो अखिलेश जी ने दिया था तो उसका मजाक उड़ाया था। वीडियो कन्या विद्याधन, मैंने अपने पॉडकास्ट से पूछा था वो सवाल केजरीवाल जी से भी, लेकिन अखिलेश जी से मैंने पूछा, मैंने कहा आपने हाईवे बना दिया, आपने लैपटॉप बांट दिए, टैबलेट बांटे थे, उस दौर में बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी कि सारे कॉलेज में सारे बच्चों को, प्राइवेट कॉलेज में मिल रहा था सर। हाँ, उसका स्क्रीन सेवर ही वही था समाजवादी पार्टी। और काम बोलता है, ऐड भी अच्छा लग रहा था। बिल्कुल। तो फिर आप हार गए, क्यों हार गए, आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा कि वो परिस्थितियां अगर परिवार साथ देता तो सब हो जाता ठीक। तो क्या बीजेपी ये बात समझ नहीं रही यहां पे? अब बीजेपी के परिवार में यही है, बीजेपी के परिवार में यही है, लेकिन अभी भी शुभांकर भाई एक चीज काम कर रही है, अभी भी मैकू को मुबीन से खतरा है, और यह बात दिल की गहराई में इतनी जबरदस्त पैवस्त हो चुकी है कि सब कुछ मैकू बना मुबीन हो गया है। तो मुबीन ने अगर लाइन लगा के वोट देना शुरू किया तो सारा मैकू कह गए चला 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 था, सब बुरके वाले वोट दे रहे हैं, सब टोपी वाले वोट दे रहे हैं, फिर सब हिंदू लाइन पे लग जाएंगे। बट अगर धुरंधर जैसी फिल्में हिट जा रही है, धुरंधर ने सबसे जल्दी 1000 करोड़ कमा लिए, सबसे जल्दी 500-700 करोड़ कमा लिए। बिल्कुल, इसका मतलब ये भी है कि अब राइट विंग भी बहुत वोकल हो गया है। मतलब वो लोग होंगे जो ना माने, बट धुरंधर इज सेंट्रल टू राइट, व्हिच इज क्लियरली विजिबल। ताकत तो आ गई राइट विंग के पास, तो राइट विंग एक्सप्रेस भी कर रहा है। अब केरला फाइल्स आ रही है, बंगाल फाइल्स आ रही है, एक के बाद एक धुरंधर आ रही है, कश्मीर फाइल आ रही है, आर्टिकल 370 आ गया, हक आ रही है, और इन फिल्मों को सपोर्ट भी मिल रहा है, दर्शक जा रहा है देखने, वो इनके बारे में बात कर रहा है, हिंदू लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। क्या ये जो आप बात कर रहे हो यूपी में योगी आदित्यनाथ वाली पॉलिसी पे, ये उनको सूट नहीं कर रहा है? जो आप कह रहे हो कि पॉलिटिक्स कास्ट, जो दिल्ली सोच रहा है कि अब मामला कास्ट पे जाएगा, बट जो योगी सोच रहे हैं कि मामला धर्म पे अभी हम रहेंगे, उसमें ये आप किधर देख रहे हो? इसका एनालिसिस कैसे कर रहा हो? तो फिर मुझे एक चीज बताइए, जब ये सब कुछ केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल्स, धुरंधर, ये सब चल रही है ना, फिर एक बात कहूंगा, एक बार रिपीट कर रहा हूं, उस पूरे मसले में योगी आदित्यनाथ धुरंधर से गायब है। एक बात, वो तो आदित्य की चॉइस है ना। एक मिनट, लास्टली 1 मिनट, मैंने कहा ना रिपीट करूंगा, पहले कह दिया। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ पर ही एक फिल्म बनी, सेंसर ने उसको कितने दिन तक लटकाए रखा, कितनी बार उसको वापस भेजा है, कोर्ट तक जाना पड़ा। फिल्म किस पर थी? योगी आदित्यनाथ पे। आज तक सेंसर ने कभी किसी बायोपिक पर यह कहा है क्या कि जाइए फला का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आइए? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बाद ही तो कोई फिल्म बनाता होगा ना। योगी आदित्यनाथ की फिल्म सेंसर में क्यों लटकी? मैं हर बात पे आपसे वो बात कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा चेहरा बन गए, लेकिन इतना बड़ा हो रहा है जितनी इच्छा नहीं था। हाँ, ये एक मसला है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो थोड़ी जापानीज है। ठीक है, स्पीड जापानीज है, बुलेट ट्रेन चल रही है, बस ये डर लगता है कि कोई रंबल स्ट्रिप ना आ जाए बीच में। तो वो रंबल स्ट्रिप पैदा करने की पूरी कोशिश खुद ही रेलवे डिपार्टमेंट कर रहा है। पॉलिटिकल पे लास्ट सवाल पूछ लेता हूं मैं। हाँ, योगी अमित शाह पे हम और आप बात कर रहे हैं कि योगी अमित शाह हुज नेक्स्ट। मोदी जी आपको लगता है सच में अगले 10 साल जाने वाले हैं? क्योंकि जितना मैं उनको फिट देख रहा हूं, और अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी का जो लेवल बीजेपी के सारे नेताओं में, वो शायद इन सबसे कहीं ज्यादा है, जो पकड़ है वो सबसे ज्यादा है, और अभी भी वो सर्वमान्य बीजेपी के अंदर नेता है। तो आपको लगता है कि मोदी जी अगले 10 साल जाने वाले हैं, जो लोग अभी से या पिछले 5 साल से योगी अमित शाह लड़ रहे हैं? 10 साल का मतलब आप मान रहे हैं कि जो 85 साल के हो जाएंगे तब भी होंगे? हाँ, हमने मनमोहन जी को देखा है, हम ट्रंप को देख रहे हैं, हमने जो बाइडेन को देखा है। मोदी जी शारीरिक तौर पर शायद ज्यादा फिट अभी हैं,
और वो अपने आप को फिट रख भी रहे हैं। हाँ। चेहरे पे ग्लो देखिए आप, आपसे ज्यादा अच्छा चमक उनका हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चमक रहा है हमसे। आपसे ज्यादा है। हाँ भाई मेरा तो फिर भी डल तो है। हमारी तो उम्र से उनका जमीन आसमान का अंतर है ना भाई। हम अपने से तुलना ही नहीं कर रहे। नहीं ठीक है, भगवान करे नरेंद्र मोदी 95 साल अब वो सी बख्तून खा रहे हैं कि मुरैंगा का पराठा, हमको नहीं पता। नहीं ठीक है, भगवान करे वो 95 साल तक बने रहे, भगवान करे वो 95 साल तक राजनीति। मतलब वो तो उनके हाथ में नहीं, तो जीतने के ऊपर है। बिल्कुल। बट मैं चॉइस की तौर बात कर रहा हूं। चॉइस क्या आपको लग रहा है कि 29 में मुझे नहीं लगता कि मोदी होंगे। आपको लगता है कि मोदी के अलावा कोई चेहरा आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। और ये तो पार्टी पॉलिटिक्स है, ये तो भविष्य की योजना बना के चलना पड़ता है। ये तो किसी ने 3 बार किसी को मुख्यमंत्री बनाया होगा तो कुछ सोच के बनाया होगा, कुछ आगे की पॉलिटिक्स होगी, कुछ क्या आगे के लिए कुछ रखेंगे नहीं क्या शुभांकर ने एक पॉडकास्ट शुरू किया, वो जिस फॉर्मेट में रील काटते हैं, जिस फॉर्मेट में चॉप करते हैं पूरे पॉडकास्ट को, क्या वो वहीं खड़े हुए हैं? क्या वो सेट बदल दिया? आपने एआई का सेटअप बदल दिया होगा, आपने और अलग तरीके से रीलें बनाना शुरू की, कुछ ना कुछ अलग कर रहे होंगे आप। वो इतनी बड़ी पार्टी है जिसने देश को एक अलग मुकाम पर खड़ा कर दिया है, देश की जनता को अलग मुकाम पर खड़ा कर दिया है, क्या वो दूर का नहीं सोच रहे हो? बट जैसे धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग ये मानते हैं कि ये जब आदमी इतना बड़ा हो जाता है कि वो गेम से बड़ा हो गया, तब वो अपना फैसला खुद कर लेता है। तो कर लेंगे फैसला, इसीलिए कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा हटा देगी, लेकिन भाजपा ने राहुल गांधी से 1 साल छोटे, अखिलेश यादव से 1 साल बड़े योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं विजन में तो रखा होगा। अगर चाह लेंगे तो उनको भी वसुंधरा बना देंगे, शिवराज बना देंगे, नहीं बन जाएगा। कोशिश तो बनाने की है ही है, लेकिन मतलब मैं अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। आप ये कह रहे हो कि मोदी जी 2029 के चुनाव में बीजेपी का चेहरा नहीं होंगे। मैं उनकी करंट फिटनेस, करंट पॉपुलैरिटी कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनकी करंट फिटनेस और करंट पॉलिटिक्स की बात पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी योगी आदित्यनाथ, किसी अमित शाह या किसी लेट्स से हेमंत बिस्वा शर्मा की एज को लेके कोई प्लानिंग नहीं होगी कि नेक्स्ट ये होगी? लेकिन इस देश में अटल जी को हमने एकदम बुढ़ापे तक देखा। हाँ, अटल जी 2004 में जब रिटायर हुए, हाँ, काफी बुजुर्ग हो चुके थे, हाँ, लेकिन पॉपुलैरिटी थी, बिल्कुल थी। मोदी जी तो आज एक्टिव भी हैं। हाँ बिल्कुल तो एक्टिव। मैं चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहा, मैं समझ गया, जनता के हाथ में। मैं समझ गया, बट चेहरे के तौर पर जानना, अगर आज केशव मौर्य यूपी में कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं या लड़ रहे हैं, तो क्या 29 में किसी की इतनी हिम्मत होगी कि वो मोदी जी को चैलेंज करेगा, चाहे वो आरएसएस हो या बीजेपी के अंदर, कि साहब अब आपका समय हो गया, आपका क्राइटेरिया था 75, नाउ थैंक यू सो मच, अब नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। अगर बीजेपी की सरकार फिर आती है तो नया चेहरा होगा, एक बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट अभी नहीं, अगले 50-60 साल तक मांगा जाता रहेगा, जैसे अटल बिहारी के नाम पे आज भी। मोदी जी मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, कहीं बैठ जाएंगे, एक राष्ट्रपति हो जाएंगे, नहीं हो सकते क्या? आई डोंट थिंक सो। मैं फिर ये जैसे बड़े पत्रकार से मैं डिसएग्री हुआ था। मेरा अपना सिक्स सेंस या मेरा अपना जो एनालिसिस नरेंद्र मोदी जी को लेकर है, वो ये है कि वो जब तक इतने स्वस्थ होंगे कि वो दफ्तर जा सकते हैं, तब तक वो एक्टिव पॉलिटिक्स में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे। मेरा अभी भी ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है शायद इस जीवन काल में उनको मैं राष्ट्रपति के तौर पर भी देख लूं। हाँ ठीक है, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। हाँ ठीक है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते हैं देर सवेर, एक स्टेट्समैन वाली, और शायद पहली बार हम भारत के राष्ट्रपति को बहुत ताकतवर भी देख ले। हाँ ठीक बात है। मैं ये भी इमेजिन कर सकता हूं उनको लेके, क्योंकि जैसे मैंने कहा, अमित शाह जी बिना पावर के, हाँ, और मोदी जी बिना प्रधानमंत्री पद के, बिना कुर्सी के, उन एक्टिविटीज के, हाँ, जिनमें वो इन्वॉल्व है, रुकेंगे नहीं, क्योंकि उनकी लाइफ का मकसद शायद वही बचा। परिवार अगर नहीं आपके आगे पीछे, आप 24/7 एक्टिव पॉलिटिक्स में और आप फिट हैं, हाउ कैन यू डिसाइड कि अब मैं कल से काम नहीं करूंगा? तो मुझे ये बताइए, मुझे लगता है, मतलब ये मेरा एनालिसिस है, तुम समय पर छोड़ते हैं। तो मुझे ये बताइए कि फिर धोनी ज्यादा बेहतर था कि जिसने बहुत ही यंग एज में विराट कोहली पे दांव लगा दिया था और ज्यादा अच्छे तरीके से काम किया, समझा दिया? अगर मोदी जी सिर्फ अपने ही बारे में लेके चलेंगे कि मैं ही ज्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स, देयर इज अ डिफरेंस। मैं बता रहा हूं क्यों। शायद महेंद्र सिंह धोनी भी कैप्टेंसी ना छोड़ते। अगर धोनी 2009 में, 2010 में, 2012 में, 2014 में, 2015 में या 2017 में, शायद विराट आ गए थे, 15 तक, अगर वो लगातार इंडिया के जो आईसीसी टूर्नामेंट थे वहां हारते रहा। महेंद्र सिंह धोनी बहुत सारे टूर्नामेंट एज ए कैप्टन हार चुके थे, वो ग्रेट थे, सेमीफाइनल जाके हार जा रहे थे। विराट कोहली ग्रेटेस्ट थे, लेकिन टूर्नामेंट नहीं जिता पा रहे थे, इसलिए बदला गया। रोहित ने जिताया, इसलिए रोहित के बारे में लंबा सोचा गया। एक खेल लास्ट में हुआ गंभीर वाला, जिसमें उनको वनडे से हटाया गया, जिसको लेकर अभी भी चल रहा है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर 27 में रोहित भी बना दिए जाए दोबारा।
क्योंकि अब समीकरण फिर बदले हैं इस बीच में, सो आई वोंट बी सरप्राइज। बट मोदी, मैंने फिर कहा, विनिंग फैक्टर पे वो एक चुनाव हारेंगे, वो गायब हो जाएंगे, मुझे भरोसा है कि थैंक यू सो मच। आडवाणी जी चले गए, अटल जी चले गए, प्रमोद महाजन का दौर देखा मैंने, बट विनिंग अगर आप जा रहे हो और आप कुर्सी पर बने हुए हो और आप जो फैसले ले रहे हो, आई डोंट थिंक विनिंग कर जीतते हुए नरेंद्र मोदी को हम रेस्ट करते हुए देखेंगे। तो इसको इस पर छोड़ते हैं कि राम गोपाल वर्मा इस समय सरकार 4 बनाने जा रहे हैं, फाइनल हो चुका है। सरकार बनाई अमिताभ बच्चन, सरकार 1 बनाई अभिषेक बच्चन, सरकार 3 बनाई अभिषेक बच्चन गायब, लेकिन अमिताभ बच्चन है, और 4 में तो अभिषेक हो ही नहीं सकते, सरकार रहेगी, सरकार 4 बनेगी। तो इसको इसी पे छोड़ देते हैं कि वो सरकार 4 में भी होंगे, तो फिर अमित शाह के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए आगे का समय बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो एक चर्चा ये खत्म होनी चाहिए। क्यों? योगी आदित्यनाथ एज फैक्टर है। हाँ, तो अब तो अगले 10 साल और जीते था, 10 साल और, मतलब 29 तो मैं मान के चल रहा हूं, आई डोंट सी कि 29 में मोदी जा रहे हैं। उसके बाद आई डोंट नो सेहत का क्या असर होता है, कितनी आपकी पॉपुलैरिटी होती है, क्या घटनाक्रम होता है। 19 के चुनाव में एक बार मुझे लगने लगा था शायद वो हार जाएंगे। 19 के चुनाव में मुझे लगता था कि शायद राहुल गांधी कम बैक कर लेंगे। एक टाइम पे बहुत स्ट्रांग सिनेरियो बन रहे थे जब दिल्ली के CA-NRC आंदोलन हम कवर करते थे, तो मुझे लगता था, लेकिन फिर परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई। यूपी में 24 में हमने देखा, लेकिन उसके बाद जो चुनाव हो रहे हैं वहां बीजेपी कम बैक कर रही है, अवधेश जी का बेटा हारा, हमने वो भी देखा। बिल्कुल ठीक। सो पॉलिटिक्स में क्या चेंज हो पता नहीं मुझे, बट करंट सिनेरियो पे 29 चुनाव जीते हारे पता नहीं, मोदी के चेहरे पे आई बिलीव, ये मेरा अपना इंट्यूशन है, उनको समझते हुए कि उनके चेहरे पर जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है। गुड्डू मुस्लिम कहां है? पिछली बार आपसे बात हुई थी मेरी, धुरंधर में भी गुड्डू मुस्लिम आए, कि मेन बात यह है गुड्डू मुस्लिम कहां? ये भी तो नहीं रॉ एजेंट बन गया है। ऐसा है कि 1.25 साल हो गया मेरी किताब कसारी मसारी आए हुए। 4 महीने पहले मैंने किताब कंप्लीट कर ली, उसमें लास्ट लाइन ही एक है, कहां है गुड्डू, कहां हो गुड्डू, बांग्लादेश, यहीं पे किताब खत्म होती है। 4 महीने बाद वो किताब छपी, फिर मार्केट में आई, फिर नंबर 1 चली गई देश में, और बुक यूनिवर्स में नंबर 1 हो गई। अभी 6 महीने पहले गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन जो मिली है वो बांग्लादेश में था और वहां से सऊदीया चला गया। ये गुड्डू मुस्लिम, यानी मेरी इंफॉर्मेशन मेरी किताब लिखने से पहले, छपने के बाद, और अभी 6 महीने पहले तक बांग्लादेश ही था गुड्डू मुस्लिम, जो अब सऊदी चला गया है। मेन बात यह क्या है, इसको डिकोड कर देते हैं। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, अतीक, अशरफ, कुछ वकील, ये लोग बैठे। मेरे ख्याल से ये मसला है नैनी जेल का, या थाने में वकील मिलने आए उस दौरान। वहां पे अतीक और अशरफ ने ये प्लानिंग की कि उमेश पाल हत्याकांड जो पूरा है वो गुड्डू मुस्लिम पर डाल देते हैं। ठीक है, उनको ये इनपुट मिल रहा था कि गुड्डू मुस्लिम अब खबरें दे रहा है। देखिए, एक बात को हमेशा डॉट जोड़िएगा कि गुड्डू मुस्लिम सिर्फ अतीक का एम्प्लॉय नहीं था, वो और भी कई गैंग्स का एक्सपीरियंस होल्डर था। ठीक है, उस गैंग के लोग भी अतीक की उस हत्या में शामिल हैं। तो गुड्डू मुस्लिम पर थोपने की पूरी तैयारी हो गई और फाइनल हो गया। कई वकील भी जेल गए अतीक के। वहां पर गुड्डू मुस्लिम को यह इंफॉर्मेशन दी गई कि अतीक, तुम्हारे ऊपर उमेश पाल सारा खोलने जा रहा है, तुम समझ लो तुमको क्या करना है। तो गुड्डू मुस्लिम ने कहा ठीक है भाई, जो कहेंगे हम तैयार हैं। तो गुड्डू मुस्लिम सारे डॉट जोड़ते चले गए। उमेश पाल मर्डर केस में जुड़े जितने लोग थे, चाहे वो उनका बेटा हो अतीक का, चाहे कोई भी हो, सब खत्म होते चले गए। गुड्डू मुस्लिम को उसके बदले, वो कोई वादा माफ गवाह नहीं बना, वो उसको एक पैसेज दे दिया गया, जाओ, चले जाओ, मौज काटो। तो अशरफ ये बताने जा रहा था कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही उमेश पाल की हत्या की और उसकी पूरी प्लानिंग बनाई। ये डालना था गुड्डू मुस्लिम पर, और इसी से बचते हुए ही तो गुड्डू मुस्लिम आज तक बचा हुआ है। वो मेन बात ये थी। समझ गए आप मेरी पूरी बात? अतीक अहमद को मरवाया किसने था? अतीक अहमद को मैं धुरंधर पिक्चर देख के आया। हाँ। मैं आपकी किताब पढ़ चुका हूं, कसारी मसारी। हाँ। मैं यूपी की पॉलिटिक्स को फॉलो करता हूं। हाँ। अतीक अहमद को 3 लौंडे मार दिए जिगाना पिस्टल से, जो उनकी औकात के बाहर की पिस्टल थी। अब मेरे जहन में अभी भी सवाल ये आज भी गूंजता है कि अतीक अहमद काहे मारे गए थे? वो मारे गए थे क्योंकि वो भारत में कोई साजिश रच रहे थे, जैसा उन्होंने मरने के पहले पुलिस और
अपने इकबालिया बयानों में कहा कि उनके संपर्क आईएसआई से थे, या वो आईएसआई वाली बात फर्जी घुसेड़ दी गई थी क्योंकि वो मुसलमान थे और अपराधी को आतंकवादी साबित करना उस मुसलमान हो तो थोड़ा आसान भी होता है, या जो मरवाए थे और कहा गया था सदन में कि मिट्टी में मिला देंगे, उस चक्कर में वो ठोके गए, या बिजनेसमैन या दुश्मनी जो बढ़ाए थे वो लोग डर के मारे कि भैया हमारा खुलासा कर देगा तो हम फंस जाएंगे, उसके चक्कर में वो मारे गए। अतीक अहमद के मरने के पीछे असली कारण क्या था और कौन 3 लौंडों भेजा था कि जाके गोली मार दो? देखिए, मैं चीजें बता देता हूं आपको। एक बात कि ये पश्चिम यूपी जितना है, दिल्ली एनसीआर, इसमें जो कंप्यूटर, इसमें जो स्क्रैप है, इसमें जमीन का जो धंधा है, ये अरबों में है। इसमें हमेशा गैंग वॉर रही। तो विश्नोई गैंग से वेपन आया है इरफान खुर्जेवाला के थ्रू, ठीक है। जितेंद्र गोगी यानी लॉरेंस का आदमी और टिल्लू तेजपुरिया यानी एंटी लॉरेंस, उसको मारना था। वो तारीख पे पहुंचा नहीं, और जितेंद्र गोगी जो इस एक लड़के के संपर्क में था वो रोहिणी कोर्ट में वकीलों के वेश में हत्यारे है और उसको मार के चले गए। बाद में टिल्लू तेजपुरिया को तिहाड़ में मारा गया, वीडियो देखा, बहुत भयंकर भयंकर। वहां से ये पिस्टल आती है। राठी भाटी गैंग, जिसमें राठी ने मुन्ना बजरंगी को मारा और तीन पिस्टल उसमें काम आती है। एक नाले में चली गई, एक बदल के बाहर चली गई, एक राठी के हाथ में रह गई। यहां से ये एग्जीक्यूशन है। ये एग्जीक्यूशन की कड़ी जितेंद्र गोगी पर टूट जाती है, क्योंकि जितेंद्र गोगी वो व्यक्ति था जो बताता कि सुपारी आई कहां से, क्योंकि इन लड़कों को भी नहीं मालूम था सुपारी कहां से आई थी। इन लड़कों को सिर्फ इतना मालूम था कि इन पर गोली नहीं चलेगी। तो 3 थ्योरी है। बहुत सारे व्हाइट कॉलर्ड लोग विद इन गवर्नमेंट, आज की गवर्नमेंट यूपी की बात कर रहा हूं, विद इन गवर्नमेंट, आउट ऑफ द गवर्नमेंट, वो लोग हैं जिनका हजारों करोड़ रुपया अतीक के साथ लगा हुआ था। आप अतीक के मर्डर वाले दिन पर ध्यान मत दीजिए, आप अतीक के मर्डर के 3 दिन पहले उस रेड पर ध्यान दीजिए जो इनकम टैक्स और ईडी ने डाली थी। ईडी ने डाली थी वहां पे, इलाहाबाद। सारे कंप्यूटर, डिस्क सब चीज वहां से ले जाए गए, ठीक है। 3 थ्योरी है। एक, अतीक उनके लिए लायबिलिटी हो चुका था उमेश पाल के मर्डर के बाद, तो वो हजारों करोड़ और ये सारा राज खुलने के चक्कर में उन सारी चीजों को निपटा दिया गया। दूसरा, मिट्टी में मिला दूंगा। और तीसरा, विपक्ष ने इन अतीक के पार्टनर्स के साथ मिलकर यह सारा खेल इसलिए कराया ताकि योगी आदित्यनाथ ब्लॉटेड हो जाए। लेकिन पुलिस का जो एक्शन है उस दौरान, उसको देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम यूज हो गया है। या तो सिस्टम यूज किया गया है या सिस्टम को यूज करके ही वो कराया गया है। ये है कुल मिला के बस। तीनों थ्योरी में सबसे प्रबल थ्योरी कौन सी लगती है? सबसे प्रबल थ्योरी सिस्टम को यूज करने का है। नंबर 2 वाली सबसे ज्यादा, जो पिक्चर में दिखाया गया है। मतलब कॉन्सेप्ट हटा दें। नहीं, अच्छा उसको आपने नंबर 2 कर दिया गया। सिस्टम इन्वॉल्व था, ये कह रहा हूं। सिस्टम तो सरकार से ही होता है ना। हाँ, तो वो सिस्टम मतलब सरकार भी शामिल भी था और इस्तेमाल भी वही की। मतलब ना कि सब नहीं थे इस कमरे में बैठे। हो सकता है केवल शुभांकर इन्वॉल्व हो, हाँ हो सकता है, मनोज इन्वॉल्व ना हो और मनोज को ये मालूम ही ना हो कि हाँ, शुभांकर हो सकता है। लेकिन बयान जब आया हाँ सदन में कि मिट्टी मिला देंगे, तो हम और आप एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कुछ होगा। हाँ, तो इसका मतलब वहीं से घूम के गया, जैसा पिक्चर में दिखाया जैसे गया। पिक्चर, भले योगी जी को नहीं दिखाया गया। हाँ, जैसे पिक्चर में दिखाया गया, बस सेम तरीका वही है। इस अंदाज में इसीलिए पुलिस वालों ने गोली नहीं मारी। कहां मारी? हॉलस्टर में हाथ नहीं डाल, गोली मारना तो बात। और इसीलिए तीनों लौंडे का आता पता नहीं आज के टाइम में। नहीं, जेल में है। हाँ मतलब अब तो नॉर्मल हो गया ना। वो तो उनको लौंडों को मालूम ही नहीं है करना क्या था। उन लौंडों को तो कैमरा दिया गया, माइक दिया गया, रेकी कराई गई, पुराने छोटे मोटे इतिहास थे, जज्बा बड़ा था। पैसा दे दिया, 10 साल छूट जाओगे। अरे छूट जाएंगे, या ये किसी दिन जेल में मार दिए जाएंगे, कभी भागते वक्त गोली मर जाएगी। जब न्यायिक अभिरक्षा में अतीक मार दिए गए, जुडिशियल कस्टडी में मार दिए गए, तो इनका क्या होगा क्या मालूम। अतीक का इतना ताकत था जितना दिखाए हैं धुरंधर में कि जेल के अंदर से भी वो सारा सिस्टम चला रहा था। हाँ, बिल्कुल चला सकता था, क्योंकि जेल से वो फेस टाइम से लेके व्हाट्सएप पर जो भी बात करता था, उन बातों की भी ट्रैपिंग थी। वो बातें बहुत सारी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है। और अतीक जेल से ऑपरेट करता था। अगर नहीं ऑपरेट किया होता तो शाइस्ता को इन्वॉल्व नहीं करता, बरेली जेल में अशरफ के पास भेजता नहीं, और शाइस्ता इसकी मास्टरमाइंड ना बनती कि सारे लोगों को इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना, वेपन मंगाना, रेकी कराना और उमेश पाल को मरवा देना। अतीक की बीवी शाइस्ता कहाँ है?
अतीक की बीवी शाइस्ता को आप मान के चलिए विकास दुबे के पूरे मामले में जो खुशी दुबे है वो है। खुशी दुबे विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद, विकास दुबे के गैंग के एनकाउंटर, खुशी दुबे क्या कहे, ऋचा दुबे कहे नहीं कहे? ऋचा दुबे तो पत्नी है। हाँ, मैं खुशी दुबे की बात क्यों? ऋचा दुबे जेल गई क्या? खुशी दुबे गई ना। खुशी दुबे, मैं उदाहरण बता रहा हूं कि शाइस्ता खुशी दुबे बन गई है। वही मैं जानना चाह रहा हूं कि क्यों ऋचा दुबे क्यों नहीं, खुशी दुबे क्यों? वही बता रहा हूं। खुशी दुबे इसलिए कि जब इस पूरे मामले में खुशी दुबे को जेल भेजा गया तो सरकार के गले की फांस हो गया वो कि यार खुशी दुबे का बहुत रोल नहीं था, और यार एक नई नवेली दुल्हन, नई ब्याहता थी, उसको हमने जेल भेज दिया। महिला वाला एंगल भी शामिल हो गया। तो अंदर खाने में इस बात पर बड़ी चर्चा हुई, ब्यूरोक्रेसी में, मुख्यमंत्री कार्यालय में इस पर बहुत चर्चा हुई कि खुशी दुबे के केस को कितना पुश किया जाए। तो धीमे धीमे हुआ कि खुशी दुबे के मामले में बोलना नहीं है ज्यादा, तो बोला नहीं गया। फिर धीरे धीरे ये तय हुआ कि कोर्ट में थोड़ी सी पैरवी को माइल्ड कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। माइल्ड किया गया, डाइल्यूट किया गया, खुशी दुबे छूट गई, फांस भी निकल गई, बात भी नहीं हुई। यही काम शाइस्ता के साथ है। बट शाइस्ता को तो मास्टरमाइंड माना गया। मास्टरमाइंड मान लिया ना, थी तो महिला। भाई सारे शूटर मर गए, बहुत बड़ा सर का पहाड़ था, अतीक और अशरफ मर गए, बची मर गया, बेटा चला गया, बची शाइस्ता और दो लड़के। दो लड़के। तो शाइस्ता के लिए तो बड़ी सीधी सी बात है। मैं आपको हॉर्सेस माउथ की बात बता रहा हूं कि शाइस्ता की लोकेशन जहां भी दिखाई दे वहां से पुलिस की 2 गाड़ी सायरन बजा के निकाल देनी है, टाएं 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 करती हुई, क्योंकि जहां पे उसकी टाएं टाएं सुनाई दी वो लोकेशन बदल देगी। तो उसके पकड़ने से ज्यादा अच्छा उसको भागने दो, उसको भागने दो। भागते भागते हाँप के चली जाएगी किसी दिन, वो मर के। शाइस्ता लापता नहीं है। जाहिर सी बात है, यूपी पुलिस को पता नहीं होगा शाइस्ता कहाँ है। सब पता है। तो ये तो बेवकूफी वाली बात है कि हम कहें कि हमको पता नहीं है। गुड्डू को पैसे दिया गया है, शाइस्ता को छोड़ दिया गया, सीधी सी बात, काम निपट गया है। धुरंधर में खनानी ब्रदर्स थे जिनको दिखाया गया कि नोटबंदी अगले दिन वो टपक गए। कई सारी चीजें ऐसी जो बड़ा रियलिटी करीब है, सत्य घटना है। तो पैसा आता था नेपाल के थ्रू इंडिया 100%। मिर्जा दिलशाद बेग, परवेज टांडा, 2 लोगों के जरिए आता था पैसा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं हिंदुस्तान टाइम्स में था तब। ऑपरेशन कैसे होता है ये बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं उसका रिपोर्टर रहा हूं। 500 का नोट आता था तब, 1000 का नहीं आता था। उस वक्त क्या हुआ कि रिजर्व बैंक का एक सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल मूवमेंट, उसका लेटर मेरे हाथ लग गया। उसमें लिखा था कि क्वेटा और पेशावर 2 जगह नकली नोट 500 के छापे जा रहे थे। वो नोट ऐसे थे कि नोट पर इधर गांधी जी बने होते थे और वाटर मार्क को अगर आप देखेंगे उसमें अशोक की लाट थी। नोट असली था, लेकिन ये वाला नोट पाकिस्तान ने छाप दिया था। वो सब खनानी ही थे, एकदम ओरिजिनल। हाँ ओरिजिनल। अरे कुछ एक आधे सिक्योरिटी मार्क अगर बगल, कुछ आधा एक आधा। तो रिजर्व बैंक ने तय किया रॉ और आईबी के उस पर कि हम क्या करेंगे, ये जो गांधी जी यहां बने हैं और वाटर मार्क पे जो अशोक बने हुए, अशोक की लाट बनी है, इस अशोक की लाट को हटाते हैं। यहां भी गांधी जी, वाटर मार्क में भी गांधी जी। हम एक नई सीरीज लाते हैं, तो जिस 500 के असली नोट में अशोक की लाट भी बनी होगी वो भी हम रख लेंगे। ये सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया गया। मैं वो व्यक्ति हूं देश का पहला जिसने ये बताया है कि देश में नेपाल के रास्ते क्वेटा और पेशावर में छपवा कर नकली नोट भेजा गया है 500 का। आई वॉज द फर्स्ट रिपोर्टर। पहले पन्ने पर लीड छपी थी पूरी खबर मेरी बाई लाइन के साथ। तो कैसे लेते थे कि मान लीजिए आप एसबीआई में हैं, मान लीजिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा में हैं, तो आपने 500 का नोट दिया जिसमें इधर गांधी जी इधर अशोक की लाट है, वो नोट वो रख लेंगे। आपको गांधी जी और वाटर मार्क में भी गांधी जी वाला नोट दे देंगे। धीमे धीमे ये पैसा जाता कहां है? ब्रांच से, करेंसी चेस्ट में। करेंसी, हर बैंक की करेंसी चेस्ट होती है जहां सारा पैसा होता है, ब्रांचेस को बांटते हैं वो। ये करेंसी चेस्ट से पैसा कहां जाता है? रिजर्व बैंक के पास। तो रिजर्व बैंक ने नई सीरीज जारी करके पुरानी सीरीज को काटा, चिथड़ा किया, जला दिया। एक बार, पहली बार भारत का जो नकली नोट आ रहा था पाकिस्तान से छप के, उसको ऐसे बदला गया। फिर ये खनानी ब्रदर्स ने 1000 का नोट भी छापा,
500 का नोट भी छापा। नेपाल के रास्ते मिर्जा दिलशाद बेग जो एक ऑपरेशन में मारा गया, परवेश टांडा भी ऑपरेशन में मारा गया, ये बिल्कुल सच है। और खनानी वैसे ही बिल्डिंग से गिरा, उसकी बिल्डिंग थी, उसमें कुछ ऑफिसेस भी थे, वो बिल्डिंग में गया, कार खड़ी की, ऊपर गया, ऊपर कुछ सामान था, वो सब देखते देखते गया और ऊपर से गिर गया। अब इसमें से फिल्म देखें तो हमजा गायब है, लेकिन खनानी नीचे है, खनानी नीचे है। तो माना उसको, पाकिस्तान की पुलिस ने भी उसको यही माना था कि उसने आत्महत्या की है। तो खनानी वाला प्रकरण तो बिल्कुल सही है। और कौन सा प्रकरण सही लगता है आपको? दाऊद इब्राहिम वाला? दाऊद इब्राहिम की स्लो पॉइजनिंग मुझे सही लगती है बिल्कुल, क्योंकि इस बारे में बहुत सारे इंटेलिजेंस कन्वर्सेशंस हुए हैं। लेकिन एक चीज नहीं सही लगती है कि दाऊद ही सब चला रहा है, कि आतंकवादी भी भेज दो, नोट भी भेज दो, आईएसआई क्या कर रही है हमको बताओ, ये सब कर दो, सब दाऊद चला रहा है। धुरंधर में एक डायलॉग था कि रणवीर सिंह कहता है कि मैं दाऊद को मार नहीं पाया। हाँ, तो फिर बेदी साहब कहते हैं कि जो मजा तड़पा के रोज मारने में है, हाँ, वो एक बार में मारने में थोड़ी ना है। तो जब हम स्लो पॉइजन वाली खबर पढ़ते हैं लगातार बीते कई सालों से, आपको लगता है कि ये इंडिया ने करवाया होगा दाऊद के साथ? 100% करवाया होगा। दाऊद जब तक जिंदा है तब तक मजा है कुछ चीजों का, कुछ चीजों के जिंदा रहने में मजा है। जैसे आपको क्या लगता है, लादेन मर गया? मतलब मेरे दिमाग 2 थ्योरी कहते हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका ने उसको समुद्र में नहीं फेंका है, कहीं रखा हुआ है। मुझे भी लगता है, क्योंकि जब तक ये शक जिंदा रहता है ना, एक मजा रहता है। देश को ऑपरेशंस में बहुत सारी मदद मिलती है इससे। कभी कभी कुछ चीजें देश हित में की जाती तो है। दाऊद को जिंदा रख के इंडिया क्या मिलेगा? दाऊद को जिंदा रखने पे दाऊद के कनेक्शंस और इंडिया में उसकी गतिविधियां पता लग चलती रहेंगी हमेशा से। तो दाऊद तो पाकिस्तान में बैठा है, तो दाऊद ही तो ट्रैप होगा ना। दाऊद को एक बार में मार के करना क्या है? दाऊद को जिंदा रखिए। दाऊद के जरिए आपको आईएसआई की एक्टिविटी पता लगती है, दाऊद के जरिए आपको लश्कर तैयबा की भी और ये सारी दूसरा कौन सा संगठन है, इन सब की मिलती है। तो दाऊद ट्रैप में होगा, ट्रेस में होगा, रडार पे होगा। तो दाऊद के जिंदा रखने से, दाऊद को अगर मार दे तो बढ़िया मैसेज नहीं आएगा कि 93 बम ब्लास्ट के आरोपी को हमने टपका दिया? तो क्या आपको लगता है कि इंडिया नहीं मार सकता था? क्या दाऊद को नहीं मार सकता था? मार सकता था। हाँ, मतलब मुझे लगता है कैसे मार सकता भाई जावेद मियादाद की से उसकी शादी करा दी अपने बच्चे की। तो क्या इंडिया ने कभी वहां पे, क्या उनकी इंडिया के एजेंट नहीं है? इंडिया के वो एजेंट हैं जो कौथा वाला न्यूक्लियर प्लांट ट्रेस कर लिए थे, और एक दाऊद को ट्रेस नहीं कर पाएंगे। मुरारजी ने उसमें कांड कर दिया। हाँ, मुरारजी ने कांड किया था, बिल्कुल। केएन काओ थे उस समय। मुरारजी को लगता था कि इंदिरा गांधी ने रॉ बनाई इसलिए है कि उनका काम कर, उन्हीं की जासूसी की जाए, कांग्रेसियों की जासूसी की जाए। निशाने पाकिस्तान एकमात्र ऐसा है जो मुरारजी देसाई को मिला। तो मेरे मन में एक सवाल आता है कि मुरारजी देसाई को जो जनरल जियाउल हक ने निशाने पाकिस्तान दिया था, वो इसीलिए दिया था क्योंकि उन्होंने जियाउल हक से कहा था कि हमें पता है तुम वहां पे क्या कर रहे हो न्यूक्लियर में, और फिर उसने सारे रॉक एजेंट्स मरवा दिए थे? ऐसा है, या ये भी उस समय का प्रोपेगेंडा था क्योंकि इंदिरा गांधी जी बाद में लौट आई और वो उस दौर में इकलौते व्यक्ति थे जो जनता दल के थे, प्रधानमंत्री बने, तो बाद में उनको बदनाम करने के लिए डाल दिया गया? कि नहीं, बदनाम वाली बात ही नहीं, बदनाम वाली बात नहीं है, सच है, बिल्कुल सच है। ऐसा है, हम लोग काफी छोटे होते थे जब मुरारजी प्रधानमंत्री बने। उनके बारे में एक बात बहुत फेमस थी कि वो स्वमूत्र पान करते हैं। क्या अपना पेशाब पीते थे? अपना पेशाब पीते थे, और बहुत लोग पीते हैं, वो एक पैथी मानी जाती है। जियाउल हक मुरारजी देसाई से ये पूरी विधा सीख रहे थे, स्वमूत्र पान की, पेशाब पीने की। पेशाब पीने की। उनको पेशाब पीना नहीं था, मुरारजी की उस आदत को बूस्ट करना था, उनको यह बताना था कि तुम बढ़िया काम बताते हो यार। दोस्ती गांठनी थी जियाउल हक को, धीमे धीमे अपना दोस्त बनाना था। उस दोस्ती में केएन काओ जब 50 लाख या 60 लाख रुपए का एक प्रस्ताव लेके गए, और चौथा बताया किसने था? केजीबी ने बताया था। और प्लानिंग तो ये थी ना, इजराइल ने, शायद इजराइल ने, इजराइल मुसाद ने बताया। और ये पूरी प्लानिंग थी कि चौथा पर अटैक कर दिया जाएगा, ठीक है। सीआईए को नाराजगी इस बात की थी कि उस दौरान, मतलब ये बाकायदा सीआईए के रिटायर्ड लोगों ने ये बात कही है कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ सोता है। ये नाराजगी सीआईए को थी। ये वाली बात मुरारजी से लीक हुई कि अरे देखिए हमारे यहाँ आए थे तो मैंने मना कर दिया। वो वैसे भी रॉ को पसंद नहीं करते थे मुरारजी। और केएन काओ, मतलब उस जमाने के केएन काओ और आज के अजीत डोभाल, ऐसे समझ लीजिए। तो केएन काओ बहुत डायनेमिक आदमी थे, रॉ के पहले हेड चीफ थे वो। तो उन्होंने जब ये बात लीक हुई
तो 300 साढ़े 300 एजेंट्स पकड़ पकड़ के पूरे पाकिस्तान में मारे गए और कौथा को डिसमेंटल कर दिया गया। इस पूरी झंझट के बाद मुरारजी को निशाने पाक दिया गया। इसमें एक चीज सबसे बेहतरीन मालूम है आपको क्या है? धुरंधर 1 देखी आपने? धुरंधर 1 में जब अर्जुन रामपाल यानी मेजर इकबाल का इंट्रोडक्शन सीन है तो एक आदमी पर हजारों हुक लगे हुए हैं, ठीक है ना, और वो कह रहा है कि ब्लीड इंडिया फ्रॉम 1000 कट्स। ये मेजर इकबाल का डायलॉग नहीं है, जियाउल हक, ये जियाउल हक का था कि ब्लीड इंडिया फ्रॉम 1000 कट्स। और वो कैसे किए उसने? कश्मीर में मुजाहिदीन, नीचे साउथ की तरफ लिट्टे, पंजाब में खालिस्तान और नॉर्थ ईस्ट में बोडो, सबको फंड करके, सबको वेपन सप्लाई करके उसका जो स्लोगन था, जो टाइटल था, जो टैग लाइन थी कि ब्लीड इंडिया फ्रॉम 1000 कट, वो जियाउल हक कर रहा था। और मुरारजी देसाई को मालूम ही नहीं था कि वो क्या ब्लंडर कर चुके हैं। तो बात बिल्कुल सच है, ये किसी ने थोप नहीं दी है, ये किसी ने थोपी नहीं। कुछ लोग इंद्र कुमार गुजराल को कहते हैं ऐसा, पर यह मुरारजी के समय में हुआ है, ये मुरारजी के समय में मुरारजी से हुआ है। आपकी किताब आई कसाई बाड़ा, हाँ, एक महिला हमें नजर आ रही है, हाँ, भगवा झंडा नजर आ रहा है, हरा झंडा नजर आ रहा है, क्या कहानी है इसकी, जरा बताएंगे हमें थोड़ा सा। देखिए ऐसा है, कानपुर की मशहूर तवायफ अजीजान बाई, कौन है अजीजान बाई? अजीजन बाई, अजीजन बाई बेसिकली हिंदू थी, उसका नाम अंजुला था। मध्य प्रदेश से उसको 12-13 साल की उम्र में अंग्रेज उठा लाए, और अंग्रेज उस समय हिंदुस्तानी लड़कियों को उठा ले जाते थे। उसके संग जो दरिंदगी करनी थी सबकी, उसके बाद कानपुर के एक कोटे में बैठा दिया उसको, और वो अंजुला से अजीजन बाई बन गई। उमराव जान ने उसको नृत्य सिखाया, तहजीब सिखाई, लेकिन अजीजन बाई तवायफ होने से, हैवानियत होने के बाद टूटी नहीं। उसने तवायफों को इकट्ठा किया और तवायफों की एक सेना बनाई जिसका नाम रखा मस्तानी टोली। उस मस्तानी टोली ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन ये सब की सब लड़ाका कम जासूस थे। और अजीजन बाई 1857 की एकमात्र जासूस थी पेशवा नाना राव की, जो बाजीराव मस्तानी वाले बाजीराव, उनके वंशज थे। यह कहानी उस अजीजन बाई के अलावा सबसे बड़ी बात यह है, कर्नल जेम्स स्मिथ नील की है, जिसने हैवलॉक के साथ मिलके, सेना के साथ मिलके 63 दिनों में लगभग 60-70 हजार लोग मार डाले थे। कर्नल जेम्स स्मिथ नील ने 2.25 घंटे में 950 लोगों को मारा था। बाप रे। उसने हिंदुओं को गाय का मांस खिलाया, फिर फांसी पे चढ़ाया। उसने मुसलमानों को सुअर मुंह में ठूंस के खिलाया और फिर तोपों के आगे बांध दिया। उसका शौक था कि अगर प्रेग्नेंट औरत उसको दिख गई तो जिस एनफील्ड को लेके मंगल पांडे ने हल्ला बोला था, उस एनफील्ड की गोली बर्बाद नहीं करता था वो उसके आगे लगी हुई जो संगीन थी वो पेट में डाल देता था और कहता था बुलेट आर प्रीशियस, ऑलवेज एक तीर से 2 निशाने मारो, एक प्रेग्नेंट को मारोगे तो 2 लोग मरेंगे। यह था कर्नल जेम्स स्मिथ नील। हमारी बात सीधी तौर पर यह है कि लोग पूछते हैं अतीक ज्यादा बड़ा बदमाश था, या मुख्तार बहुत बड़ा बदमाश था, या कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार था वो बहुत बड़ी घटना थी, या जलियांवाला बाग बहुत बड़ी घटना थी, जलियांवाला बाग बहुत बड़ा नरसंहार था, या भोपाल गैस त्रासदी बहुत बड़ी थी। मैं वो बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसी त्रासदी है जिसमें 63 दिन में 60,000 70,000 लोग मरे, लेकिन वो माफिया जो सबसे बड़ा माफिया था वो हमारी कब्रों में आज भी लेटा है। आज भी हैवलॉक रोड है, आज भी हडसन, जिसने बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों की गर्दन काट के किले पे लटका दी थी, उसकी कब्र लामार्ट में है, लखनऊ। जी, हैवलॉक रोड भी लखनऊ में है, डलहौजी आज भी है, लैंसडाउन आज भी है, लैंडौर आज भी है। हम इन पर ध्यान क्यों नहीं देते? नील की एक मूर्ति चेन्नई के चौराहे पे लगी थी। नील की वो हैवानियत के यूरोपियन ऑथर्स ने, हिस्टोरियंस ने, इवन ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इवन विक्टोरिया राज ने बताया कि ही वॉज ए बूचर। मेरी लास्ट बात सुनिएगा। उसको गांधी जी ने कहा कि इस मूर्ति के खिलाफ, जिसके लिए किताब कसाई बाड़ा, जो कसाई है, उस जेम्स स्मिथ नील की मूर्ति हटावाएंगे तो हम लोग है चौराहे से, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से। आजादी के बाद, बहुत बाद,
जेम्स स्मिथ नील की वो मूर्ति चेन्नई के चौराहे से हटाई गई और अब संग्रहालय में रखी हुई है। लेकिन जेम्स स्मिथ नील की नील लाइन आज भी लखनऊ में है, नील गेट आज भी है, उनका कब्र भी आज भी। तो आपको लगता होगा क्या मैं कह रहा हूं हडसन और नील की कब्र खोद दो, ऐसा करना है? तो फिर इस बात पर क्यों जश्न मनाया जाता है कि राजा राम जाट ने अकबर की कब्र खोद के अस्थियां जला दी थी? लेकिन अकबर रोड हटनी चाहिए। अकबर ने 40,000 हिंदुओं का कत्ल किया था चित्तौड़ में जाके। टीपू सुल्तान, जिसकी तलवार और हैदर अली के बारे में हम पढ़ते थे, अब एनसीईआरटी में उसका चैप्टर नहीं, क्योंकि वो हिंदुओं का दमनकारी था। ठीक है, होगा, हटा दिया आपने। हुमायूं रोड का नाम बदलना था, बदल दिया आपने। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करना था, कर दिया आपने। इनको क्यों नहीं किया आपने? इन अंग्रेजों की हुकूमत के जो वो दरिंदे खड़े हुए हैं, जिनके नाम पर ये रोड्स हैं, जिनके नाम पर शहर हैं, मोहल्ले हैं, गली हैं, इनको क्यों नहीं हटाया? जानते क्यों नहीं हटाया? क्योंकि इसमें वोट नहीं है। वोट तो अकबर में है, वोट तो हुमायूं में है, वोट तो औरंगजेब में है, वोट तो टीपू सुल्तान में है। जब तक इस्लाम और हिंदू लड़ता रहेगा तब तक वोट है। तो मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान के सैकड़ों लोगों के मरते देखकर ताली बजाने वाले हम कम से कम यह किस्सा याद कर ले कि हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू एक थे, तब यह भारत बना है। उस भारत की कहानी और उस सबसे बड़े विलन के बारे में जो आप पूछते हैं ना, अतीक ज्यादा बड़ा था या मुख्तार, अरे इन सबसे बड़ा था वो जेम्स स्मिथ नील। इसीलिए उसमें हरा झंडा जो है वो मुसलमानियत का है, जो बहादुर शाह जफर का झंडा था, और जो भगवा झंडा है वो पेशवा नाना राव का था। और हमने ये बताने की कोशिश की है कि पेशवा का भगवा और बहादुर शाह जफर का हरा झंडा, ये दोनों एक साथ लड़े तब भारत बना था। आज भारत हिंदू मुसलमान करा रहा है। अब मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, आखिरी सवाल है। हमने औरंगजेब के किस्से सुने, हाँ, हमने टीपू सुल्तान के किस्से सुने। मौजूदा दौर में हम अतीक, मुख्तार, शहाबुद्दीन या और जो श्री प्रकाश शुक्ला और भी जितने अपराधी होंगे, बहुत जात धर्म से परे अलग अलग, उन सब की हैवानियत के किस्से सुने। हिंदू मुसलमान आतंकवादी, हमारे यहाँ देश में गोडसे किस्से सुनाए जाते हैं, हमारे यहाँ पर सबने अपनी अपनी आइडियोलॉजी चुन ली। जिस किताब को मैंने अपने हाथ में पकड़ा है, इस किताब में आपने बताया कि इस आदमी ने 60,000 लोगों को मार दिया 63 दिनों में, प्रेग्नेंट महिला को मार इन लोगों ने मिल, हाँ बिल्कुल ठीक है। इस जेम्स स्मिथ नील के बारे में ना भारत के मुसलमान ना भारत के हिंदू क्यों नहीं बात करते? इसीलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि अब हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। फिर भी 60-63 आदमी, अकबर का 40,000 का आज तक केस चलता है, हाँ, कि अकबर ने 40,000 मतलब 40,000 मरवा दी थी। उनसे महाराणा प्रताप से लड़ते हुए 40,000 हिंदुओं को ये सब कर दिया था, चित्तौड़ में जाके मार दिए थे टीपू सुल्तान। औरंगजेब का चलता है, औरंगजेब का चलता है। इस जेम्स स्मिथ नील का क्यों नहीं चलता? इस जेम्स स्मिथ नील का इसलिए नहीं चलता कि अब आजादी मिल चुकी है, पाकिस्तान अलग हो चुका है। इतिहास पे तो कहीं दर्ज होना चाहिए था। इतिहास में कोई लाएगा ना खोज के। मनोज राजन त्रिपाठी ने अतीक को खोजा, अतीक मारा गया, मनोज राजन त्रिपाठी ने अतीक पे किताब नहीं लिखी, कैसे मारा गया इस पर किताब लिख डाली। अतीक की राक्षसी भी दिखा दी, अतीक की हैवानियत भी दिखा दी। मैं दिखाना चाहता था कि अब तुम ये बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुम सबको मिलके जेम्स स्मिथ नील ने मारा था, तुम्हारी गर्भवती बहू बेटियों को मारा था। आज तुमको आराम इसलिए है कि तुम एक देश में हो, एक देश तुम्हें मिल चुका है। वो जिसने छीना था वो आज भी छाती ताने खड़ा हुआ है तुम्हारे ही शहरों में, अपने ही नामों पर, लेकिन तुम उसके बारे में तो आप तो लखनऊ में रहते हैं, योगी जी को काहे नहीं बताया कि भैया ऐसे हटवाइए ला मार्टिनर से? मैं योगी जी को ये बताऊं तो क्यों बताऊं, मेरे हाथ में मेरा लिखना है, और मैंने ये कहानी किसी 1857 के गदर पर नहीं लिखी है। मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हिंदू और मुसलमानों का सबसे बड़ा कातिल वो अंग्रेज था। वो अंग्रेज था जिसने सबको मिलकर काटा, जिसने औरतों की इज्जत लूटी, जिसने 13 साल 12 साल 11 साल की बच्चियां नहीं छोड़ी, वो थे ये अंग्रेज। इन अंग्रेजों को जिस दिन याद रखोगे उस दिन भगवा और हरे में भूल जाओगे, जलेबी इमरती का नाम लेना बंद कर दोगे, ग्रीन एप्पल और ऑरेंज में फर्क करना बंद कर दोगे। रंगों की राजनीति नहीं होगी। कोई दीपिका अगर सैफरॉन कलर की बिकनी पहन के आ जाएगी तो उसमें बहुत बड़े बवाल नहीं होने चाहिए। रंग भी अगर इस्लाम और हिंदुइज्म में बढ़ जाएंगे तो होगा क्या? हमको एक बार फिर पीछे जाना चाहिए और हमको इन कहानियों को सुन के, कोई नानी तो बताएगी कहानी,
अब तो नानियां ही नहीं रहती, तो नानी बन के कहानी बता रहे हैं कि भैया ऐसा हुआ था तुम्हारे साथ। मैं तो चाहता हूं, वो मैंने मैकू और मुबीन की जो बात कर रहा हूं, मैं चाहता हूं मैकू और मुबीन साथ रहें। मैकू और मुबीन साथ रहेंगे तो हम पाकिस्तान नहीं बनेंगे। हम आपस में लड़ गए तो गृह युद्ध में नहीं फंसेंगे क्या? आज पूरी दुनिया लड़ रही है आपस में, क्या हम नहीं लड़ जाएंगे? कल को कोई शुभांकर पर इसलिए हमला कर देगा कि शुभांकर रहे, और कल को शुभांकर किसी शमीम पे हमला इसलिए कर देंगे क्योंकि वो शमीम है। अरे ये तो देखो आके कि डिवाइड एंड रूल का फार्मूला जो छोड़ गए थे, तुमको मार कर, काट कर, सुअर खिलाकर, गाय खिलाकर, तुम्हारी गर्भवती महिलाओं के मस्कट घुसेड़ कर जिन्होंने मारा था, आओ और उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में समझो, और फिर एक बार अपनी बुद्धि को सहलाओ कि तुम जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। एक अजीजन अंजुला से अजीजन बन गई, कबूल था उसको, लेकिन उस अजीजन ने लड़ाई लड़ डाली अंग्रेजों से। किस लिए? मनोज राजेंद्र त्रिपाठी के लिए, कि जब मनोज राजेंद्र त्रिपाठी आजाद होंगे तो किसी मुबीन अहमद को मारेंगे पटक के, और कहेंगे कि यह देश मनोज राजेंद्र त्रिपाठी का है, मुबीन का नहीं है। तो जो मुबीन और मनोज जिताकर लाए हैं इस देश को, जिन्होंने सांस दी है, क्योंकि अजीजन ने अपना तो इश्क छोड़ दिया, अपना इश्क छोड़ दिया। उन्स है, अकीदत है, इश्क है, मोहब्बत है, गजल है ओवर खयाम की, इसमें मिर्जा गालिब है, इसमें मालकोंस है, राग भीम पलासी है, सब है, लेकिन इसमें खून ही खून है। और किसी कश्मीर से ज्यादा है, किसी भोपाल गैस से ज्यादा है, किसी अकबर से ज्यादा है, किसी से भी ज्यादा। मैं इस किताब को पढ़ता हूं एक बार सुकून से, और फिर इस किताब पर मुझे लगता है कि मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि मनोज जी की किताब है कसाई बाड़ा, ज़बरदस्त यहाँ पर आपको पोस्टर दिख रहा होगा, इस हरे और भगवे झंडे के बीच में हिंदुस्तान, असली हिंदुस्तानी कहानी है। तो मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ, आप भी इसको पढ़िए और इस पॉडकास्ट के अंत में अपना फीडबैक दीजिएगा, और फिर एक रोज बैठते हैं इस किताब पे। बिल्कुल बैठते हैं। जब आपका अगला दिल्ली दौरा होता है, जब भी, बिल्कुल, तब तक मुझे लगता है काफी दर्शक भी पढ़ चुके होंगे। हाँ बिल्कुल और सही। फिर उनके सवालों को मिलाकर, हमारे सवालों को मिलाकर एक नए सिरे से एक इंटरव्यू केवल किताब पे रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। तब तक कुछ और बताना चाहें आप अतीक या यूपी के बारे में जाते जाते? पता चले कब्बू अतीक काहे मारे गए? कोई किताब लिखेगा कोई सरकार से? मेरे पास पार्ट 2 लिखने का ऑफर है, लेकिन अभी पार्ट 2 मैं किसी और पे रिसर्च कर रहा हूं, उसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उस पर रिसर्च कर रहा हूं, मेरा रिसर्च जरा तय हो जाए। दवाई दोनों काम आती है। दवा और दवाई दोनों काम आती है। तो इशारों में खेलने की भी अपनी राय। हाँ, इसको देख लेते हैं, और उस पर भी किताब एक लिखनी है। लेकिन अतीक दौर बदलने की बात है, दौर बदलने की बात है। मामले जांच में होंगे, मामले कोर्ट में होंगे, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। जब वक्त सामने आएगा तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी भी, और मुझे लगता है खुलनी भी चाहिए, क्योंकि इंस्टेंट जस्टिस नाम की कोई चीज होती नहीं है। कसाब को भी 4 साल ट्रायल पर रखा गया। विकास दुबे की पत्नी हमसे, फांसी फिर दी गई। विकास दुबे की पत्नी हमसे ही कही थी। अच्छा, कसाब को भी जिंदा रखे थे, हमारे वाले भी कुछ दिन रख के फिर लटका देते। लेकिन ठीक है, लोगों को मजा भी आने लगा है। अतीक जब पकड़ा गया था, और जब अतीक साबरमती से आ रहा था, तो मीडिया की हेडलाइन ही चलती थी कि अतीक की भी गाड़ी पलटेगी। तो अतीक की गाड़ी पलटेगी, ये दर्शकों को समझाने के लिए कि क्यों कह रहा है मीडिया, ये विकास दुबे का चैप्टर है पूरा उसमें, कि विकास दुबे की गाड़ी पलटी कैसे थी। आप हमारा वो इंटरव्यू देखिएगा, मजा आएगा। ठीक, धन्यवाद सर, थैंक यू। मजा आया, आनंद आया। उम्मीद करते हैं कि इस बार यूपी पॉलिटिक्स पर जो हमने शुरुआत की है, इसे भविष्य में और बढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल। और आने वाले समय में यूपी पॉलिटिक्स, देश की पॉलिटिक्स, और आपकी किताब सबसे पहले, जिसको पढ़ने के बाद मैं फीडबैक दूंगा। बाकी पिछली किताब के लिए फिर नंबर 1 होने के लिए बधाई। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट में फिर इजाफा हो, और एक बार फिर कसारी मसारी जो है, कसाई बाड़ा के साथ नंबर 1 चली। हाँ, कसाई बाड़ा के साथ नंबर 1 नंबर 2 में आपस में लड़ाई लड़े, कौन सी जो है वो ज्यादा बिकने वाली। ठीक बात है, ठीक बात है। मतलब धुरंधर 1 ज्यादा हिट है या धुरंधर 2 ज्यादा हिट है? हाँ, इसको देखा जाएगा।